हेलो जी हेलो जी हेलो जी, क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं सबके सब। जेएस की बेसिक्स की फोर्थ क्लास है, ठीक है। आज जेएस बेसिक्स की लास्ट क्लास भी है। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। दो चीज़ें पेंडिंग है भैया, दो चीज़ें पेंडिंग है। पहली चीज़ पेंडिंग है, आपने बोला था कि आप ना सॉर्ट वाला फंक्शन कराओगे। तुमने खुद से ट्राई किया नंबर्स के ऊपर? तुमने खुद से कस्टम कंपेरेटर बना के ट्राई किया सॉर्ट वाला फंक्शन या मेथड? सॉर्ट कर लिया था कस्टम फंक्शन बना के, कंपेयर फंक्शन बना के? सेकंड होमवर्क, सेकंड क्या रहेगा भैया, कलेक्ट टॉपिक रह गया था रिड्यूसिंग द एरेज। तो ये दो चीज़ें पेंडिंग है, आज की क्लास में कवर कर लेंगे। लास्ट में याद दिलाना, रिमाइंड कराना मुझे एक बार, कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फंक्शंस। जिसका नाम है फंक्शंस। अब मुझे बताओ सबसे पहले, व्हाट इज अ फंक्शन? व्हाट इज अ फंक्शन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक बच्चे ने बोला अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक बच्चे ने बोला अ ब्लॉक ऑफ कोड, उसको मैं फंक्शन कहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। अब बच्चा कहता सीक्वेंस ऑफ कोड, एक कहता स्पेसिफिक ब्लॉक, एक कहता मेथड, एक कहता सेट ऑफ कोड। मैंने बोला ब्लॉक ऑफ कोड दैट फुलफिल्स अ स्पेसिफिक टास्क, दैट फुलफिल्स अ स्पेसिफिक टास्क। यस और नो? अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट फुलफिल्स अ स्पेसिफिक टास्क, उसको मैं क्या बोलूंगा? भाई तुम फंक्शन हो, भाई तुम फंक्शन हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? फंक्शन कैसे फंक्शन कैसे होते हैं? मैंने कहा एक बार सिंटेक्स दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का सिंटेक्स कैसा होता है। मेरे पास दो तरीके हैं यहाँ के फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। एक सिंपल तरीका मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बोला कि मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा फंक्शन, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, प्रिंट काउंटिंग, फिर यहाँ पर ये राउंडेड ब्रैकेट्स। अगर इनपुट पैरामीटर्स है तो यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स दे देना, फिर तुम्हारे करली ब्रेसेस, और बीच में तुमने फंक्शन की बॉडी लिख दी, बीच में तुमने फंक्शन की बॉडी लिख दी। तो ये एक जनरल सिंटेक्स है आपके फंक्शन को लिखने का। यहाँ पर तुम्हें फंक्शन कीवर्ड लिखना है जिससे पता लगेगा फंक्शन स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हें फंक्शन का नाम लिखना है, यहाँ तुम्हें फंक्शन का नाम लिखना है कि फंक्शन का नाम क्या है। तुम अगर चाहो यहाँ पर इनपुट पैरामीटर्स दे सकते हो कि इनपुट में क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई तुम्हें। ये तुम्हारे करली ब्रेसेस हैं, करली ब्रैकेट्स हैं ये, ठीक है। और ये तुम्हारी इन दोनों करली ब्रैकेट्स के बीच में जो भी होगा ये तुम्हारी फंक्शन की बॉडी होगी, ये तुम्हारी फंक्शन की बॉडी होगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बढ़िया। अब मैंने क्या बोला कि यार नीड क्यों पड़ रही है, वाई फंक्शंस, व्हाट इज अ फंक्शन समझ में आया, बट वाई वाई वी नीड फंक्शंस, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? कल भी फंक्शन पढ़ाए थे। कल कहाँ फंक्शन पढ़ाया मैंने? कल तो कॉल बैक फंक्शन डिस्कस किया था ना हमने। भैया रीयूजेबिलिटी, एक बच्चा कह रहा है रीयूजेबिलिटी। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा वेरी गुड। इसका एक ओवरव्यू मैंने दिया था आपको जब जेएस बेसिक्स की पहली क्लास के अंदर कि फंक्शन की नीड क्यों पड़ती है। मैंने वहाँ भी आपको बताया था। मैंने बोला था कि यार एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मान लो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इस ब्लॉक ऑफ कोड से कुछ आप करते हो, आपने फिर दोबारा एक और वही सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, वही सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम कोड आप बार बार पेस्ट करे जा रहे हो। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है आपको, क्या क्या इश्यूज आप फेस करते हो? भैया आपका कोड थोड़ा बल्की हो गया है, आपके कोड की रीडेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। अगर इसमें कुछ बग होगा तो सबके अंदर कुछ ना कुछ बग आपको मिलने वाला, आपका कोड बगी भी हो गया है, राइट। और आप रीयूज़ नहीं कर रहे हो, आप रीयूज़ नहीं करो, जो कोड आपने लिखा उसको रीयूज़ कर लो ना, तो आप रीयूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी गड़बड़ी दिख रही है मुझे इस कोड के अंदर। बट अगर मैं फंक्शंस का यूज़ करता हूँ तो मेरा कोड बल्कि भी नहीं होगा, मेरी रीडेबिलिटी भी इंप्रूव कर जाएगी। मेरे कोड में अगर कोई बग है तो सिर्फ सिंगल उस फंक्शन के अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। और मैं अपने कोड को रीयूज़ भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने कोड को रीयूज़ भी कर रहा हूँ, बढ़िया। तो फंक्शन की नीड समझ में आती है। ऑलरेडी मैं इसको एक बार डिस्कस भी कर चुका हूँ आपके जेएस बेसिक्स की पहली वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा इसके ऊपर, और इसके ऊपर अपना टाइम हम लगा चुके हैं, ठीक है, बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है कॉल बैक और इसमें क्या फ़र्क है। जब मैंने कॉल बैक लास्ट क्लास में सिखाया था आपको, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कॉल बैक फंक्शन होता क्या है और एक नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं हम कि फंक्शन को क्रिएट करने के या फंक्शन को डिक्लेयर करने के, फंक्शन को डिफाइन करने के क्या क्या तरीके हैं मेरे पास। एक बच्चा कह रहा है डिडंट अंडरस्टैंड, संजीव कह रहे हैं समझ नहीं आया। मैंने कहा ओके। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि यार एक फंक्शन कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन बस कुछ कोड है। एक फंक्शन एक काइंड ऑफ सब प्रोग्राम है। एक फंक्शन एक काइंड ऑफ सब प्रोग्राम है। आप बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो ना, उसके अंदर एक छोटे से पार्ट को मैं एक फंक्शन बोल देता हूँ, ठीक है। और उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है,
वो लिंक्ड है किसी स्पेसिफिक टास्क के। हर फंक्शन का सिर्फ एक ही टास्क होना चाहिए कि ये वाला फंक्शन वैलिडेशन करता है, ये वाला फंक्शन प्रिंट करता है, ये वाला फंक्शन कैलकुलेशन करता है, ये वाला फंक्शन इनपुट लेता है, राइट। तो वो सब प्रोग्राम किसी स्पेसिफिक टास्क से लिंक्ड हैं। हो सकता है इसमें कुछ इनपुट में आए, हो सकता है इसमें कुछ इनपुट में ना आए, मैंडेटरी नहीं है, राइट। हो सकता है यहाँ पे कुछ आगे प्रिंट हो आउटपुट में, हो सकता है कोई आउटपुट में प्रिंट ना हो सकता है कि अंदर ही अंदर कोई चेंजेस कर दे, कोई अपडेशन कर दे, राइट। तो एक फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक फंक्शन एक प्रोग्राम होता है, एक फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क से लिंक्ड होता है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क से लिंक्ड होता है, राइट। एक कोड है, इसको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे को जो कोड है ना बार बार लेट्स से कि 1 से 5 तक प्रिंट करना, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जहाँ पे 1 से 5 प्रिंट करना, मुझे 10 बार यूज़ करना है, 10 बार यूज़ करना है। तो रादर देन मैं बार बार 1 से 5 तक का लूप लिखूँ 10 बार, मैं एक फंक्शन बना दूंगा जो कि 1 से 5 तक प्रिंट करता होगा। तो सेम कोड को मैंने 10 बार रीयूज़ कर लिया होगा बिना लिखे, सेम कोड को बिना लिखे बिना रिपीट करे मैंने 10 बार यूज़ कर लिया होगा। संजीव समझ में आता है थोड़ा सा? संजीव बढ़िया। हमने यहाँ बोला कि मैं डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, नॉर्मल डिक्लेरेशन, नॉर्मल सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, इसको समझते हैं एक बार। फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको नॉर्मली समझते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस 20-25 मिनट की क्लास और बची है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, नॉर्मल है, सबसे पहले हमें फंक्शन लिखना पड़ता है, सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हमें उसका नाम लिखना पड़ता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रन लिख दिया मैंने इसका नाम। फिर मुझे राउंडेड ब्रैकेट्स देने हैं और फिर मुझे करली ब्रैकेट की शुरुआत करनी है और बंद करना है, और मुझे यहाँ पर फंक्शन की बॉडी लिखनी है, console.log रनिंग। तो ये आपका एक फंक्शन तैयार है। मैंने बोला आप कौन, उसने बोला कीवर्ड। मैंने बोला आप कौन, उसने बोला फंक्शन का नाम। मैंने बोला आप कौन, कह रहे मेरे यहाँ पे इनपुट पैरामीटर आते हैं, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर आते हैं। मैंने बोला आप कौन, मैं ब्लॉक्स करली ब्रेसेस बोलते हैं मुझे, या कोड ब्लॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। मैंने बोला आप कौन, उसने बोला इस ब्रैकेट के बीच में जितना भी कंटेंट आता है उसको मैं फंक्शन बॉडी बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक तरीका है फंक्शन क्रिएट करने का, ठीक है। चलो एक बार हम क्या करेंगे फटाफट एक बार ना कोड कर लेते हैं। हमारा JS Basics 4 का फोल्डर बना पड़ा है, यहाँ पे हमने index.html नाम की एक फ़ाइल बना दी। यहीं, अरे कहाँ गई, इधर क्यों चले जाते हो भाई, इधर आओ। यहीं पे index.js की फ़ाइल बना दी, HTML में गए, बॉलर प्लेट कोड लिखा और हमने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया कि भाई साहब स्क्रिप्ट, और हमने यहाँ पे बोल दिया कि सोर्स इज इक्वल्स टू index.js, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो जी, index.js के अंदर का यहाँ पर हमने लिख दिया console.log क्या हाल, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। इसको हमने एक बार रन किया, गो लाइव कर दिया, गो लाइव करके हेलो जी लिखा हुआ आ रहा है। एक बार देखते हैं कंसोल में क्या लिखा है, कंसोल में क्या हाल लिखा हुआ आ रहा है, यस और नो, सही चल रहा है कोड, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सही है। आगे चलते हैं। मैंने बोला मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया कि भाई फंक्शन रन कंसोल, बस कंसोल नहीं लिख पाया जीवन के अंदर, बाकी तो अच्छा चल रहा है जीवन। console.log यहाँ मैं लिख दिया रनिंग, बढ़िया। तो अभी इस फंक्शन को यहाँ पे लिखने से कोई कंसोल में आउटपुट आएगा क्या? फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करने से, इस फंक्शन को डिफाइन करने से यहाँ पर आउटपुट आएगा? नहीं भाई, यहाँ कोई आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा या फिर इन्वोक करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा रन, लो जी, तो इस प्रकार मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अब यहाँ पर रनिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो इसने इस फंक्शन को चलाया है और यहाँ पर इसने कंसोल में प्रिंट कर दिया रनिंग। क्या बात समझ में आती है भैया? बढ़िया। कॉल करने को इन्वोक करना बोलते हैं। दोस्त, किसी फंक्शन को आपने स्टार्ट किया है उसको कॉल करना बोलते हैं। एक और वर्ड हमारे पास इन्वोक करना होता है। भैया अगर मैं इस रन को अगर यहाँ से उठा लूँ और ऊपर लिख दूँ इस फंक्शन के ऊपर, क्या ये चलेगा? अब क्या ये चलेगा? यस और नो? भैया बिल्कुल चलेगा, चल रहा है। ये C++ नहीं है भाई साहब, ये जावास्क्रिप्ट है, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप इस रन को ऊपर लिखो, आप इस रन को नीचे लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, ये चलेगा।
इस कॉन्सेप्ट को बोलते क्या है मित्रों, इस कॉन्सेप्ट को बोलते क्या है, क्यों चल रहा है ये, क्यों चल रहा है ये? आपका जावास्क्रिप्ट इंजन पता है क्या करता है, जब आपके पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने जा रहा है वो सबसे पहले बोलता है फंक्शन कौन कौन है भाई, फंक्शन साइड हो जाओ, सारे साइड में आ जाओ। तो सारे के सारे फंक्शन साइड में आ जाते हैं। फिर उन्हें क्या कहता है कि भाई तुम ना जो भी फाइल है उसमें सबसे ऊपर चले जाओ, सबसे ऊपर चले जाओ। तो सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले हम सारे के सारे फंक्शंस को सबसे ऊपर भेज देते हैं। तो इसका मतलब टॉप से नीचे आते हुए मैं फंक्शन सारे के सारे एग्जीक्यूट करता हुआ आता हूँ, राइट। इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ होइस्टिंग। इसको मैं बोलता हूँ होइस्टिंग, HOISTING। होइस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फंक्शन डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ फाइल। होइस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फंक्शन डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ फाइल एंड दिस इज डन ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, बाय JS इंजन। JS इंजन करता है इसको, दैट इज एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। तो बेसिकली JS इंजन इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है ऑटोमेटिकली। वो क्या करता है, सारे के सारे फंक्शन डिक्लेरेशन को, ध्यान सुनना, सारे के सारे फंक्शन डिक्लेरेशन को फाइल के टॉप पर ले जाता है। तो ये जो तरीका हमने यहाँ पर लिखा है फंक्शन क्रिएट करने का, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इन शॉर्ट अभी तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, अभी तो हमें फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे दिख रही है, बट जैसे JS इंजन आएगा, JS इंजन बोलेगा भाई साहब कहाँ हो, ऐसा करो यहाँ से उठो और अपना टॉप पे चलो, ऐसे। दैट्स वाई हम इस रन को चला पा रहे हैं, दैट्स वाई हम इस रन से फंक्शन कॉल कर पा रहे हैं। क्या बात समझ में आई? अब समझ में आया कि रन को ऊपर रखने से भी क्यों चल रहा है, अब समझ में आया क्यों चल रहा है। अगेन होस्टिंग डेफिनेशन मैंने कहा, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फंक्शन डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ फाइल। जितनी फंक्शन डिक्लेरेशन है उन सबको आपने टॉप ऑफ फाइल पे शिफ्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं होस्टिंग। तो इस प्रकार से फंक्शन डिक्लेरेशन सीख लिया। एक तरीका मेरे पास ये है, ये फंक्शन क्रिएट करने का, ठीक है। मेरे पास एक तरीका और होता है, मेरे पास एक तरीका और होता है, भाई सही में बहुत खराब हो गया बस एक तरीका मेरे पास और है, ठीक है, जिसका नाम होता है फंक्शन असाइनमेंट। फंक्शन असाइनमेंट, फंक्शन असाइनमेंट देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, आ जाओ। मैं लिखा फंक्शन असाइनमेंट, ठीक है। और मैंने इस फंक्शन असाइनमेंट के अंदर क्या किया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। मैंने लिखा फंक्शन वॉक, कौन, अरे भाई कंसोल नहीं लिख पा रहा ये आदमी। भैया सेम तो लिखा आपने, ये एग्जैक्टली सेम तो लिखा है आपने। मैंने कहा नहीं मित्र नहीं, इसको मैंने इक्वल कर दिया एक वेरिएबल के, ठीक है। मैंने बोला इसको क्या बोला, मैंने क्या बोला स्टैंड बोल दिया, चलो इसको मैंने कुछ भी बोल दिया रैंडमली, मेरा मन करा स्टैंड करने का। तो मैंने इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, इसको बोलते हैं फंक्शन असाइनमेंट। क्या दिखा भैया, सेम फंक्शन बना रखा है आपने, ये देखो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन बना रखा है और आपने बस असाइन कर दिया, बस इसको आपने असाइन कर दिया बस एक वेरिएबल के अंदर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ फंक्शन असाइनमेंट। क्या बोलता हूँ फंक्शन असाइनमेंट, ठीक है जी। अब अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, स्टैंड वॉकिंग आना चाहिए। क्या वॉकिंग आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, यस और नो? ये होस्टिंग हटाओ भाई। क्या वॉकिंग लिखा हुआ आ रहा है, यस और नो? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं स्टैंड की जगह अगर सीधा यहाँ पे वॉक वाला फंक्शन कॉल करता तो क्या वॉकिंग वाला फंक्शन कॉल होता? भैया नहीं हो रहा, ये कह रहा वॉक तो डिफाइन ही नहीं किया आपने। तो इन शॉर्ट इस प्रकार से आप इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। अगर आपको इस फंक्शन को कॉल करना है आपको स्टैंड को ही यूज करना पड़ेगा, स्टैंड से ही कॉल कर पाओगे, ठीक है। मैंने बोला एक और चीज़, लेट से मैं यहाँ पे आऊँ, लेट से मैंने ये बोला कि क्या मैं स्टैंड को अगर ऊपर शिफ्ट कर दूँ, अगर इसको ऊपर कॉल कर दूँ इसके, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा भैया। आपने बोला होस्टिंग सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन को शिफ्ट करता है, फंक्शन असाइनमेंट को शिफ्ट नहीं करता। तो स्टैंड को अगर ऊपर कॉल कर दोगे और नीचे उसकी बॉडी होगी तो नहीं चलना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस स्टैंड बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो अगर आपको फंक्शन असाइनमेंट वाले तरीके से फंक्शन क्रिएट करना है तो फंक्शन कॉल हमेशा नीचे होनी चाहिए। क्या डिफरेंस समझ में आया? क्या फंक्शन असाइनमेंट के बीच में और फंक्शन डिक्लेरेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर मैं फंक्शन कॉल डिक्लेरेशन के ऊपर भी कर सकता हूँ, डिक्लेरेशन के नीचे भी कर सकता हूँ। फंक्शन असाइनमेंट के केस के अंदर फंक्शन कॉल मैं ऊपर नहीं कर सकता, नीचे कर सकता हूँ। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार लेट से मैंने इसको इक्वेट कर दिया किसी और के साथ। मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिख दिया कि लेट जंप इज इक्वल्स टू स्टैंड। भैया मैंने इस स्टैंड को ना इस जंप के इक्वल कर दिया। तो क्या मैं अगर जंप को यहाँ पे कॉल करूँ तो क्या फिर दोबारा वॉकिंग वाला फंक्शन कॉल होगा, यस और नो?
मैंने बोला बिल्कुल होगा, देखो दोबारा कॉल हो गया। तो तुम चाहो तो स्टैंड से कॉल कर लो, तुम इसको असाइन करोगे तो उससे भी कॉल कर पाओगे। तो कल को किसी आउटपुट वाले क्वेश्चन में फंसो ना, जहाँ पे लिखा हो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें काम करती है, आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, जब मैं इस प्रकार से फंक्शन असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से फंक्शन असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, तो इसको मैं पता क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ नेम्ड फंक्शन असाइनमेंट। नेम्ड फंक्शन असाइनमेंट एक तरीका मेरे पास ये है, ठीक है। मेरे पास एक तरीका और है, लेट से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको कर दिया स्टैंड 2, और इसमें से मैंने बोला इसका नाम होता है अनोनिमस। यहाँ मैं इस नाम को हटा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये जो वॉक यहाँ लिखा था, अगर वॉक को हटा दूँ तो उस असाइनमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, अनोनिमस फंक्शन असाइनमेंट, ठीक है। स्टैंड 2 को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। क्या बात समझ में आती है? फिर से वॉकिंग प्रिंट हो गया। तो हमने क्या सीखा, फंक्शन डिक्लेरेशन सीखी, जिसको हम इन्वोक उसके डिक्लेरेशन से ऊपर भी कर सकते हैं, उससे नीचे भी कर सकते हैं। हमने क्या सीखा, फंक्शन असाइनमेंट सीखा, जिसको इन्वोक हम ऊपर नहीं कर सकते, नीचे से कर सकते हैं। फंक्शन असाइनमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, पहला नेम्ड फंक्शन असाइनमेंट, दूसरा अनोनिमस फंक्शन असाइनमेंट। फ़र्क क्या होता है दोनों के अंदर? एक में फंक्शन का नाम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं नेम्ड फंक्शन असाइनमेंट, एक में फंक्शन का नाम प्रेजेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं अनोनिमस फंक्शन असाइनमेंट। क्या बात समझ में आती है? तो यहाँ पे कुछ हमने सीख लिया, हमने चीज़ें सीख ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, होस्टिंग की बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा लिख दूँ यार स्लाइड्स के ऊपर, नहीं तो तुम भूल जाओगे सारा का सारा। तो हमने क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं सेकंड चीज़ के बारे में, जिसका नाम है फंक्शन असाइनमेंट। एक और तरीका है फंक्शंस क्रिएट करने का, और कुछ भी नहीं है। फंक्शन क्रिएट करने का एक और तरीका है, इसको मैं फंक्शन असाइनमेंट बोलता हूँ। मेरे पास बोला मैंने कि 2 तरीके हैं मेरे पास यहाँ पे, एक होता है नेम्ड फंक्शन असाइनमेंट, एक होता है अनोनिमस फंक्शन असाइनमेंट। इसके अंदर कैसे क्रिएट करता हूँ मैं, ऐसे कि लेट ए इज इक्वल्स टू फंक्शन बी, और यहाँ पे आपने फंक्शन की बॉडी लिख दी। मैंने कहा वेरी गुड। और इसके अंदर कैसे लिखता हूँ, लेट ए इज इक्वल्स टू फंक्शन। अगर तुम्हारा दिमाग सही तरीके से चल रहा होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ यार ये कोड तो कहीं देखा हुआ है, हमने ये वाला कोड भी यूज़ किया हुआ है पिछली क्लासेस के अंदर, और ये वाला कोड भी पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं यूज़ किया हुआ है। अगर तुम्हें सबको नया लग रहा है तो इसका मतलब तुमने लास्ट के 3 क्लासेस में ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। इस प्रकार बढ़िया। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, इसका नाम था होस्टिंग। व्हाट इज़ होस्टिंग? बताओ दोस्तों, क्या था होस्टिंग, क्या होता था ये? व्हाट इज़ होस्टिंग, जल्दी बताओ। भैया ये क्या करता है, इट इज़ द प्रोसेस, क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन, ऑफ मूविंग फंक्शन डिक्लेरेशंस टू दी टॉप ऑफ फाइल। अच्छा, कौन करता है, कौन संभालता है ये होस्टिंग वाला प्रोसेस, कौन करता है? डन ऑटोमेटिकली बाय JS इंजन। अच्छा, आपके क्रोम के अंदर कौन सा JS इंजन है? दोस्त? आपके क्या था उसका नाम, मोजिला के अंदर, मोजिला फायरफॉक्स के अंदर कौन सा JS इंजन है दोस्त? स्पाइडर मंकी। सब याद है इनको, सब याद है, बढ़िया। आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई थी कि भाई साहब तुम्हारी JS जो है वो एक डायनामिक लैंग्वेज है, याद है? मैंने तुम्हें कहा था कि JS तुम्हारी एक डायनामिक लैंग्वेज है, यस और नो? तो अगर मैं इस प्रकार से कोड लिखूं कि लेट x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू a कर दूं, तो क्या ये कोड सही है या इसमें एरर आएगा? नहीं आएगा भैया, चेक कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू a। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और इस प्रकार से लिखता हूँ तो क्या कोई एरर आता है? मैंने कहा कोई एरर नहीं आ रहा, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमने देख लिया कोई एरर नहीं आ रहा, जैसे डायनामिक लैंग्वेज है। क्या सेम चीज़ फंक्शन कॉल्स पे अप्लाई करती है? फंक्शन कॉल पे अप्लाई करेगी दोस्त? ट्राई करते हैं। मैंने बोला एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन सम a कॉमा b, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्या रिटर्न करता है a प्लस b। ठीक है, तो पहली बात, क्या फंक्शन की डिक्लेरेशन सही है, यस और नो? सही है। क्या मुझे यहाँ सेमीकोलन लगाना चाहिए? 43 लाइन के बाद लगाना चाहिए? मैंने बोला लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं लगाऊंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दिया। मैंने लिखा console.log, और यहाँ मैंने क्या लिखा, सम वाला फंक्शन कॉल कर दिया, इसमें कुछ वैल्यूज पास कर दी 1,2। क्या प्रिंट होगा भाई? अगर ये वाला 45 लाइन वाला फंक्शन कॉल करूँगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा?
भैया 3 प्रिंट होना चाहिए, 1 + 2 रिटर्न कर देगा नहीं, 3 प्रिंट होना चाहिए। क्या 3 प्रिंट हो रहा है, येस और नो? क्या 3 प्रिंट हो रहा है, येस और नो? बढ़िया। मैंने बोला गलती से मैंने क्या बोला कि मेरे साथ क्या हुआ, गलती से मैंने इसमें ना 2 डालना भूल गया। क्या अब मेरा फंक्शन चलेगा? क्या अब मेरा फंक्शन चलेगा? क्या अब मेरा फंक्शन चलेगा? मैंने सिर्फ ए की वैल्यू दी है, मैंने सिर्फ ए की वैल्यू दी है, तो बी की वैल्यू क्या गई होगी? भैया आंसर है नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ए की वैल्यू दी है, तो बी की वैल्यू क्या गई होगी? अनडिफाइंड गई होगी। यस, तो आपने एक नंबर को अनडिफाइंड से प्लस करने की कोशिश की है, तो आपका आंसर आ गया नॉट अ नंबर। मैंने बोला गलती से क्या हुआ, गलती से मिस्टेक, सॉरी गाइस, गंदा जोक। हमने बोला गलती से हमने 1 डालना ही भूल गए, गलती से। अरे कहाँ चल रहे हो भाई, गलती से 1 डालना भी भूल गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? भैया नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, ठीक है, नॉट अ नंबर। बढ़िया। मैंने बोला गलती से हमने क्या किया, गलती से हमने बहुत सारा नंबर डाल दिया, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? भैया 1 जो है वो ए के अंदर चला जाएगा, 2 जो है बी के अंदर चला जाएगा, बाकी का कुछ होगा जो अभी नहीं पता हमें। हमारा आंसर क्या आएगा, 1 + 2 3 आना चाहिए। क्या 3 आंसर आ रहा है? क्या 3 आंसर आ रहा है, येस और नो? क्या आंसर आ रहा है, येस और नो? बाकी सब वेस्ट हो गए। उनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं सीखेंगे अभी, पर अभी हमने क्या सीखा, अगर हम चाहें फंक्शन के अंदर, जेएस के अंदर हमारे फंक्शन भी थोड़े से डायनामिक होते हैं। एग्जैक्ट सेम पैरामीटर भी भेज सकता हूँ, कम पैरामीटर भी भेज सकता हूँ, बिल्कुल 0 पैरामीटर भी भेज सकता हूँ, और मल्टीपल पैरामीटर भी भेज सकता हूँ। अगर ये सेम चीज़ मैंने C++ में कर दी होती तो दुनिया भर के एरर आ गए होते, पर जेएस के अंदर ये हैंडल हो जाता है, कोई एरर नहीं आता है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्रों? बढ़िया बढ़िया। अब मैंने बोला भैया ये थोड़ा सा ना समझाओ, ये एक्स्ट्रा वाले जो करेक्टर, ये जो नंबर्स है ये कहाँ पर जा रहे होंगे? मैंने बोला बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है मेरे पास जेएस के अंदर, जिसको मैं कहता हूँ आर्ग्यूमेंट्स। एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है मेरी जेएस के पास, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है हमारे जावास्क्रिप्ट के पास, जिसको मैं कहता हूँ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर आती है वो सारी की सारी चीज़ें, इसके अंदर आती है वो सारी की सारी चीज़ें। चेक करते हैं क्या मतलब है इस बात का, इसको कोड करेंगे तब समझ में आएगा क्या मतलब है, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बोला अगर यहाँ पर मैं आऊँ और मैं पहले प्रिंट कर दूँ console.log क्या, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी, और यहाँ मैंने फंक्शन कॉल कर दिया sum 1,2। बढ़िया, इसको मैंने स्टोर कर लिया इसके अंदर। तो यहाँ पर ये इसको प्रिंट करेगा आर्ग्यूमेंट्स को, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, क्या लगता है क्या प्रिंट होगा दोस्त, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? देखते हैं। भैया एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। क्या है ऑब्जेक्ट में? भैया ऑब्जेक्ट के अंदर मैपिंग पड़ी हुई है 0 की 1 के साथ और 1 की 2 के साथ। एरे नहीं है ये, कंफ्यूज मत करना इसको, इट इज़ नॉट एन एरे। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, यहीं पर एमसीक्यू गलत करके आओगे, यहीं पर इंटरव्यूअर को गलत आंसर दोगे। इट इज़ नॉट एन एरे दोस्त, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पर आपको बता रखा है कि 0 की मैपिंग 1 से रुकी है, यानी पहला नंबर आपके पास 1 पड़ा, दूसरा नंबर आपके पास 2 पड़ा हुआ है। कॉली किसने कॉल किया है भाई? भैया सम ने कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर लिखी है, ठीक है। लेंथ कितनी आ रही है? 2 आ रही है। मैंने बोला लेट से मैंने यहाँ पे ज़्यादा नंबर पास कर दिए होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सम के अंदर से 2 ही नंबर अलाउड है ना भैया, सम के अंदर से 2 ही नंबर अलाउड है। आपने तो यहाँ पर 6 नंबर पास कर दिए। अब क्या होगा? मैंने बोला सारे के सारे नंबर तुम्हें आर्ग्यूमेंट के अंदर मिलने वाले हैं। मिले कि नहीं मिले? सारे के सारे नंबर तुम्हें यहाँ पर मिल गए। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो इस प्रकार ये सारे के सारे नंबर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। लेंथ तुम्हें यहाँ पर दिख ही रही है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, किस टाइप का, ये किस टाइप का, क्या टाइप है इसका आर्ग्यूमेंट का? ऑब्जेक्ट है भैया ये, नॉट एन एरे, ऑब्जेक्ट है ये, राइट, ऑब्जेक्ट है ये। चलो चलो ये समझ लिया हमने, ये समझ लिया आर्ग्यूमेंट के अंदर आपका सारा का सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 0 जो है मेरी की है और ये 1 मेरी वैल्यू है। 1 जो है ये की है और ये 2 मेरी वैल्यू है। ये 2 जो है यहाँ पर ये की है, 3 मेरी वैल्यू है। तो बेसिकली की वैल्यू पेयर्स हैं आपके पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये आपके पास की वैल्यू पेयर्स हैं, ये एरे नहीं है दोस्त, ठीक है। ये की वैल्यू पेयर्स, आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो मैंने क्या बोला, लेट से अभी तो सम के अंदर क्या लिखा हुआ है, सम के अंदर लिखा हुआ है कि ए और बी का सम दे दो।
ए और बी का सम दे दो। पर मैं इस फंक्शन को डायनामिक बना सकता हूँ। लेट से मैंने 2 पैरामीटर की जगह मल्टीपल पैरामीटर पास कर दो और मुझे सबका सम चाहिए, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? मुझे इतना पता है कि वो सारे के सारे नंबर किसके अंदर पड़े होंगे, वो सारे के सारे नंबर आर्ग्यूमेंट के अंदर पड़े होंगे, वो सारे के सारे नंबर आर्ग्यूमेंट के अंदर पड़े होंगे। और आर्ग्यूमेंट में से वो सारे नंबर मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? लूप लगा के, राइट, ट्रैवर्स करके। तो मैंने क्या करा, मैंने इस फंक्शन में चेंज कर दिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि फंक्शन भाई साहब थोड़ा रुको, हमने क्या लिखा कि लेट टोटल इज इक्वल्स टू 0, हमने फोर लूप लगाया, लेट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ लिख दिया मैंने टोटल और इस प्रकार हमने यहाँ पर ये सम कर लिया, इस प्रकार हमने यहाँ पर सम कर लिया, इस प्रकार हमने यहाँ पर सम कर लिया। इसको एक बार चेक करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल, इसमें हमने आंसर को प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्या लगता है इसमें क्या आंसर आना चाहिए? यस, जल्दी से बताओ। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 21, कितना हो गया? 1 3 6 10 15 21। हाँ ठीक है। क्या आंसर 24 आ रहा है? नहीं भैया, स्पेलिंग गलत है आपकी। मैंने कहा कहाँ पर भैया? यहाँ पर। क्या आंसर 21 आ रहा है? अरे अभी भी नहीं आ रहा भैया, अभी भी गलत है। मैंने कहाँ पर भैया? यहाँ पर। क्या आंसर 21 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दोस्त, यहाँ पर आ गया, देखो ये आ गया 21। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर दिया है जिसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 नंबर पास कर सकता हूँ, मेरा आंसर आ गया 3। जिसमें मैं चाहूँ तो मैं 3 नंबर पास कर सकता हूँ, मेरा आंसर आ गया 6। मैं चाहूँ तो मैं 4 नंबर पास कर सकता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक डायनामिक सॉर्ट ऑफ फंक्शन बना दिया जहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं आप मल्टीपल दे पा रहे हैं। इसको स्टार्टिंग में बिल्ड किया गया था सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए, ठीक है, 2 नंबर का सम करेंगे, पर हमने इसको इस प्रकार से कन्वर्ट किया कि अब जितने मर्जी पैरामीटर मैं यहाँ पे सेंड कर दूँ मैं सम कर पाऊंगा। लेट से मैंने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया होता तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेट से मैंने एक भी पैरामीटर पास नहीं किया होता तो 0 आ रहा है। क्या बढ़िया फंक्शन है ये? क्या बढ़िया फंक्शन है? यस और नो, यस और नो। भैया फिर यहाँ पे ए और बी लिखा क्यों है? यहाँ पे ए और बी लिखा क्यों है? मैंने कहा हटा के देखूँ, हटा के देखूँ, हटा दिया मैंने। क्या आंसर आ रहा है? सही चल रहा है। यहाँ पे और पास करके देखूँ 1,2,3 क्या आना चाहिए? 5 3 8 आ रहा है, बढ़िया, राइट। तो इस प्रकार से हमने उस फंक्शन को डायनामिक करते हैं। जितनी मर्जी तुम इनपुट पैरामीटर, जितनी मर्जी आर्गुमेंट तुम उसमें पास करो और तुम उसका सम निकाल पाओगे, और तुम उसका सम निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये एक फंक्शन है, फंक्शन सम, और यहाँ पर वैल्यूज़ पास करिए ए और बी, और यहाँ पर हमने बोला है कि रिटर्न कर दो ए प्लस बी को। ठीक है, तो ये फंक्शन एकदम सही चलेगा इन केस ऑफ 2 पैरामीटर्स। अगर मैं 2 इनपुट पैरामीटर पास करूँगा तो मैं सही आंसर देगा, राइट। अगर एक पैरामीटर पास करूंगा तो क्या तो ये फंक्शन चलता था कि अगर मैं एक पैरामीटर जब पास करता था तो ये फंक्शन चलेगा? नहीं चलेगा भैया। अगर एक भी पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो ये फंक्शन चलेगा? आउटपुट देगा मुझे? नहीं देगा आउटपुट। अगर 2 से ज़्यादा करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, इसमें फंक्शन चल तो जाएगा, बट रॉन्ग आउटपुट आएगा, राइट। तो ये सिर्फ सही चल रहा है इस केस के अंदर, बाकी इन केसेस के अंदर चल रहा है रॉन्ग आउटपुट दे रहा है, और इन केसेस के अंदर भी रॉन्ग आउटपुट दे रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने बोला मेरे पास एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर तुम जितने मर्जी पैरामीटर पास करो फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नाम होता है आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने बोला मैं इस फंक्शन के अंदर गया और मैंने बोला जी यहाँ पर ए बी तुमने लिखा हुआ है। मैंने बोला कि आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, पहली बात तो टोटल सम किस में स्टोर करना चाहते हो? भाई एक नंबर है जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से, उसके अंदर टोटल सम स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, उसको 0 से स्टार्ट कर दो। फिर मुझे जितने भी नंबर्स पड़े हैं मेरे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी नंबर तुम पास करोगे ना, जितने भी फंक्शन कॉल के अंदर जितने भी तुम आर्ग्यूमेंट पास करोगे, वो तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। तो कैसे लूप करूँगा इसके ऊपर मैं? इस प्रकार, फॉर लेट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मैंने क्या किया? टोटल में प्लस कर दिया सब, कि टोटल विल बी इक्वल टू टोटल प्लस जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है, इस प्रकार, और मैंने रिटर्न कर दिया टोटल को। तो इस प्रकार मैंने सम निकाल लिया। अब जितने मर्जी पैरामीटर्स पास कर लो, आप पैरामीटर्स, आपका सम आप निकाल पाओगे, चाहे 0 पैरामीटर पास करो, चाहे 1 पैरामीटर पास करो, चाहे 2 पैरामीटर पास करो, चाहे 10,000 पैरामीटर पास करो। क्या बात समझ में आती है मित्र? जल्दी से बताएंगे, ठीक है, इस प्रकार। चलो
अब आगे हमारे पास एक और बहुत प्यारा ऑपरेटर है, आगे एक और बहुत प्यारा ऑपरेटर है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसका नाम है रेस्ट ऑपरेटर, इसका नाम है रेस्ट ऑपरेटर। देखते हैं इसको एक बार। रेस्ट ऑपरेटर कैसा होता है? मैंने कहा 3 डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं भैया, पर ये तो कुछ और होता था, ये तो कुछ और होता था। इसको तो आप स्प्रेड ऑपरेटर बोलते थे, इसको तो आप स्प्रेड ऑपरेटर बोलते थे। किसी को याद है स्प्रेड ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते थे? किस लिए यूज़ करते थे इसको? भैया इसको हम यूज़ करते थे कॉन्कैटिनेट करने के लिए और कॉपी करने के लिए। किसके ऊपर? किसके ऊपर यूज़ करते थे इसको हम? किसके ऊपर भैया? एरे के ऊपर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, देखते हैं किसके ऊपर करने वाले हैं इसको, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला आपके पास फंक्शन के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, राइट। आपके पास फंक्शंस के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ओपन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अच्छा जी, तो हमने बोला फंक्शन हम जब क्रिएट करते हैं, एक फंक्शन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैंने सम ही दे दिया सेम, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, राइट, ठीक है। तो उन सारे पैरामीटर्स को अगर मैं चाहूँ तो मैं रेस्ट ऑपरेटर के द्वारा हैंडल कर सकता हूँ। तो अगर उन सारे पैरामीटर्स को मैं चाहूँ तो मैं रेस्ट ऑपरेटर के द्वारा हैंडल कर सकता हूँ। मैंने कहा कैसे? ट्राई करते हैं। मैंने क्या लिखा कि अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूं और बोलूं कि सारे के सारा पैरामीटर जो है इसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे पैरामीटर इसके अंदर आ जाएंगे, तो क्या होगा? देखते हैं कैसे काम करता है, एक बार रन करता है, समझ में अच्छे से आएगा फिर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट जो आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा था वो ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे एरे बनने वाला है। अब यहाँ पे एरे बनने वाला है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन सम, रेस्ट ऑपरेटर लगाया, इसका नाम दे दिया आर्ग्स, और हमने बोला इनको प्रिंट कर दो console.log args, ठीक है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक है। इसका हमने कॉल कर दिया जी सम 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हुआ इससे क्या प्रिंट हुआ दोस्त? भैया इससे एक एरे प्रिंट हो रहा है, जो लास्ट हमने आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा था वो एक स्पेशल ऑब्जेक्ट था, और यहां पर हमने रेस्ट ऑपरेटर जो पढ़ा है उसमें आप जो भी इनपुट के अंदर दोगे, आपने जो भी इनपुट के अंदर दिया वो सारा एक एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? आपने जितने भी वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट दिया, आप 6 यहाँ पे इनपुट पैरामीटर डालो, चाहे 12 डालो, चाहे 50 डालो, वो सारा का सारा एरे की फॉर्म में आर्ग्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि एक एरे है। क्या बात समझ में आती है दोस्त? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो इस एरे के अंदर वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला एक और तरीका मेरे पास, लेट से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया होता, लेट से मैंने यहाँ पे बोला था कि एक वेरिएबल ए आ रहा है मेरे पास। अब क्या होगा? मैंने बोला एक ए आ रहा है मेरे पास, या फिर मैंने बोला एक वेरिएबल नंबर आ रहा है मेरे पास, और मेरे पास रेस्ट पैरामीटर ला के आर्ग्स बोल दिया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में नम के अंदर आपका 1 चला जाएगा, और आर्ग्स के अंदर बचे हुए सारे के सारे पैरामीटर्स, बचे हुए सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने क्या देखा? आर्ग्स के अंदर 2 3 4 5 6 आ रहा है, क्योंकि 1 जो है वो नम के अंदर चला गया। लेट से मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू लिखी होती, ठीक है। तो नम के अंदर 1 चला गया, वैल्यू के अंदर 2 चला गया, और बचा हुआ सारा का सारा आर्ग्स के अंदर आ गया। तो आंसर आएगा 3 4 5 6। तो आंसर आ गया 3 4 5 6। अगर मैं आर्ग्स के बाद कुछ लिखूं, अगर यहाँ पे कुछ लिखूं, मैं अगर यहाँ पे लिखूं, लेट से मैं कुछ क्या लिखूं? हमने क्या बोला? कोई वेरिएबल नेम बताओ भाई फटाफट। num2, इतना घटिया वेरिएबल नेम। अच्छा, बाद में तो मैं लिख ही नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज करता हूं तो रेस्ट ऑपरेटर वाले वेरिएबल के बाद आगे कुछ भी नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं है। इस इनपुट पैरामीटर के बाद आगे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, एरर आता है। क्या लिखा है? रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर, यानी रेस्ट पैरामीटर आपका हमेशा लास्ट पैरामीटर होना चाहिए, इसके बाद कोई भी पैरामीटर अलाउड नहीं है। क्यों? एक बार रेस्ट का मतलब बताना, एक बार रेस्ट का मतलब बनाना। मैंने बोला कि यार मैं 6 फुट का हूँ, मेरे साथ का ये मनीष भी 6 फुट का है, और रेस्ट सारे 5 फुट के हैं। क्या मतलब है इस बात का? कि मैं हो गया और मनीष हो गया, और बाकी बचे जितने बचे वो रेस्ट के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि पहले वाले का नाम नम है, दूसरे वाले का नाम वैल्यू है, रेस्ट जो भी हैं उनका नाम आर्ग्स है, वो सारे आर्ग्स के अंदर आएंगे, राइट। ऐसी होता है, राइट। तो जो भी आपको पैरामीटर्स बताने हैं वो स्टार्टिंग बताओ, रेस्ट के बाद कोई पैरामीटर आप नहीं बता सकते। क्या ये बात समझ में आती है? मित्र? ठीक है।
तो ये आपका रेस्ट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर्स या फिर वैरिंग पैरामीटर्स सेंड करने आपके फंक्शन के अंदर, आपको स्टोर करना है एक एरे की फॉर्म के अंदर, तो आप इस प्रकार रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके उसको एरे की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है? तो हमने इस चीज़ के बारे में सीखा, हमने रेस्ट पैरामीटर के बारे में सीखा, रेस्ट। तब तक हमने क्या कर लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बोला फंक्शंस के बारे में पढ़ा, हमने बोला एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक सब प्रोग्राम होता है, एक रूटीन होता है जिसके द्वारा हम एक स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा सिंटैक्स हमने समझा क्या क्या पार्ट्स होते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के, फंक्शन को क्रिएट करने के। हमने दो चीज़ें सीखी यहाँ पर, एक फंक्शन डिक्लेरेशन, एक फंक्शन असाइनमेंट। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर ये पूरा सिंटैक्स हमने समझा। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन को आप कॉल कर सकते हो बिफोर डिक्लेयरिंग, आफ्टर डिक्लेयरिंग, राइट, ऊपर नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। असाइनमेंट के अंदर आपके पास दो तरीके हैं, एक तो नेम्ड फंक्शन असाइनमेंट और अनोनिमस फंक्शन असाइनमेंट। इसको अगर आपको कॉल करना तो आप हमेशा नेम्ड फंक्शन या अनोनिमस फंक्शन लिखने के बाद क्रिएट करोगे, यानी नीचे कॉल करोगे हमेशा। ठीक है, होस्टिंग में क्या बताया मैंने कि होस्टिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका जेएस इंजन आपकी सारी की सारी फंक्शन डिक्लेरेशन को टॉप में शिफ्ट कर देता है आपकी फाइल की। जेएस एक डायनामिक लैंग्वेज है, इस प्रकार की चीज़ें चल जाती है जेएस के अंदर। तो हमने बोला कि फंक्शंस के अंदर भी कुछ डायनामिक हम कर पाएंगे, तो हाँ हम कर पाएंगे यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स, यूजिंग आर्ग्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी की एक रिप्लेसमेंट हमने पढ़ी, इसी की एक रिप्लेसमेंट हमने पढ़ी आर्ग्यूमेंट्स की, कि इसको हम यूज़ नहीं करना चाहते तो हमारे पास अगला तरीका क्या है। इसके लिए हमारे पास अगला तरीका क्या है कि हम रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं और रेस्ट पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। इसको हमने बोल दिया कि रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो रेस्ट पैरामीटर का यूज़ करके हम सारे के सारे वेरिंग डेटा, वेरिंग पैरामीटर्स को इसके अंदर स्टोर करा लेते हैं इन एन एरे फॉर्म, इन एन एरे फॉर्म। ठीक है, इतना ही पढ़ा अब तक बस। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, आपने दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी हो सकता है पढ़ा हो इनके बारे में, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक फंक्शन हमने क्रिएट किया यहाँ पे, एक फंक्शन हमने क्रिएट किया यहाँ पे जिसका नाम हमने रख दिया इंटरेस्ट। ठीक है, इस इंटरेस्ट नामक फंक्शन में हमने सबसे पहले सेंड किया हमारे प्रिंसिपल को, फिर हमने सेंड किया हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और फिर हमने सेंड किया हमारे नंबर ऑफ ईयर्स को। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा दिया, रिटर्न कर दिया P मल्टीप्लाई R डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई Y। ठीक है, तो इससे हमने सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, इससे हमने सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक फॉर्मूला है, इसको चला के देखते हैं एक बार, इस फंक्शन को चला के देखते हैं, इस फंक्शन को एक बार चला के देखते हैं दोस्त। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला कि एक फंक्शन हमने लिखा, फंक्शन इंटरेस्ट, यहाँ पे P R, Y, रिटर्न P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई Y डिवाइड 100। ठीक है जी, तो हमने ये कर दिया। अगर मैं इसको कॉल कर दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूँ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, और मैंने क्या बोला कि कितने साल, मैंने बोला 5 साल। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको लिख दिया, दिस इंटू दिस बाय 100। ओके, तो हमारा आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर 500 आ रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने ये फंक्शन लिख दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब अगर यहाँ पर मैंने 10 को हटा दिया होता तो क्या मेरा आंसर आता, नहीं आ रहा भैया। लेट से 10 की जगह मैंने यहाँ 5 को हटा दिया होता तो क्या मेरा आंसर आता, नहीं आ रहा भैया। लेट से यहाँ पर 1000 को मैंने हटा दिया होता, क्या मेरा आंसर आता, नहीं आ रहा, कॉमा लगा हुआ है, नहीं आता। ठीक है, नहीं आ रहा मेरा आंसर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि अगर आपके यूज़र ने वैल्यू पास नहीं करी तो आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अगर आपके यूज़र ने वैल्यू पास नहीं करी तो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला अगर यूज़र रेट ऑफ इंटरेस्ट पास नहीं कर रहा है ना, तो आप क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% ले लो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता दिया आपने। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या सिंटैक्स है, हम यहाँ पर जाकर लिख देंगे इज इक्वल टू 5, तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बन गया। तो R आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बन गया। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या है, अगर आप कोई वैल्यू सेंड करोगे R के लिए तो आपकी वाली वैल्यू यूज़ कर लेगा, अगर आप कोई वैल्यू नहीं सेंड करोगे तो अपनी वाली वैल्यू यूज़ कर लेगा। क्या बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। उसका मैंने बोला ईयर 5 है, पर लेट से कि कोई अगर 5 नहीं सेंड करता तो मैं 10 मान लूँगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ 5 सेंड कर लिया तो y को 5 माना जाएगा, बट अगर मान लेते हैं y की वैल्यू मैंने सेंड नहीं की तो y की वैल्यू 10 मानी जाएगी। क्या बात समझ में आती है,
अब लेट से मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू सेंड ही नहीं करता, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 × 10 × ये, अभी 500 ही आएगा, इसको 6 कर लेता हूँ यहाँ से, 600 आ जाएगा। ठीक है, अब 600 आंसर आ जाएगा। 600 आंसर आया कि नहीं आया दोस्त, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता तो लेट से मैं यहाँ पे लिख दिया 8, तो P की वैल्यू मैंने 1000 ले ली, R की वैल्यू मुझे 8 मिल गई और Y की वैल्यू 10 है, तो आंसर 800 आना चाहिए। आंसर 800 आ रहा है, येस और नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने Y की वैल्यू है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं दी हुई है और मैं यहाँ पे Y की वैल्यू सेंड कर दूँ, क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा नहीं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर एक रूल होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर रूल होता है कि लेट से आपके पास यहाँ पर आपने इससे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाना स्टार्ट किया है, ये आपका एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से लेकर जितने भी पैरामीटर आपके राइट साइड तक हैं वो सब के सब आपके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होने चाहिए। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ से लेकर आगे तक जितने भी इनपुट पैरामीटर होंगे सारे के सारे डिफ़ॉल्ट होने चाहिए। क्या बात समझ में आती है? दैट्स वाई मैंने R को भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाया तो मुझे Y को भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाना पड़ गया। चॉइस नहीं है मेरे पास, रूल है ये, चॉइस नहीं है मेरे पास, रूल है। इसका एक हैक है, इसका एक हैक है भैया, इसका एक हैक है। क्या है वो हैक, क्या हैक है वो? मैंने कहा देखो आ जाओ, मैंने बोला कि लेट से अगर मैं इसको अनडिफाइंड पास कर दूं तो, अगर मैं इसको अनडिफाइंड पास कर दूं तो तब क्या होगा भैया, नॉट अ नंबर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे 9 कर दूं तो भाई वैल्यू आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे अनडिफाइंड कर दूं तो भाई अभी वैल्यू आ रही है। मैंने कहा अगर मैं इसको यहाँ पे 8 कर दूं तो अब 480। ध्यान से देखो क्या हुआ, 1000 इंटू 8, 8 × 48 अनडिफाइंड। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने P के लिए 1000 यूज़ किया है, R के लिए 6 को यूज़ किया है और Y के लिए 8 को यूज़ किया है। क्या बात समझ पा रहे हो? हम अभी तक क्या कर रहे थे कि सारे के सारे डिफ़ॉल्ट यूज़ करनी पड़ जाएगी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखता, राइट। तो इसका 1000 यूज़ हुआ है, इसका 6 यूज़ हुआ है, इसका 8 यूज़ हुआ है, तो 8 × 6 × 1000 डिवाइड बाई 100 = 480। तो अगर मैं चाहूँ तो ये हैक यूज़ कर सकता हूँ। रिकमेंडेड नहीं है, बैड प्रैक्टिस है, रिकमेंडेड नहीं है, बैड प्रैक्टिस है। बट हाँ, अगर तुम्हें थोड़ा समझ में आता हो तो अपने मज़े के लिए, मतलब ऐसे चिल करने के लिए तुम कर सकते हो, पर एट द एंड मतलब बेकार चीज़ है, गंदी चीज़ है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे एक हैक देख लिया। हैक है तभी मैंने इसको हैक बोला, इसको मैंने बढ़िया प्रैक्टिस नहीं बोला, राइट। डिफरेंस है एक हैक के अंदर और एक बढ़िया प्रैक्टिस के अंदर। क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है मित्रों? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मित्रों। ठीक है जी। अब एक चीज़ थी जो बच्चों ने मुझसे पूछी थी, जिसका नाम था गेटर सेटर, जिसका नाम था गेटर सेटर। गेटर सेटर क्या था, मैंने आपको कल बताया था, बताओ एक बार क्या था गेटर सेटर? गेटर टू फेच द वैल्यू एंड सेटर टू सेट द वैल्यू। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो समझते हैं इसको, चलो समझते हैं इसको। मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने बोला कि लेट पर्सन इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने क्या बोल दिया, इस पर्सन के पास एक फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, इसके पास एक लव और इसके पास एक लास्ट नेम है, इसके पास एक लास्ट नेम है बब्बर। ठीक है, तो हमने एक ये ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन। अगर मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ, एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ क्या होगा। तो हमने इसको एक बार प्रिंट कर लिया और देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। सही प्रिंट हो रहा है, येस और नो? फर्स्ट नेम लव आ गया, लास्ट नेम बब्बर आ गया, येस और नो? बढ़िया, सही चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, अब एक फंक्शन लिखते हैं फटाफट, उस फंक्शन के द्वारा इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। चलो, हमने बोला, मैंने कहा इसको हटाओ, ऐसे नहीं चला रहा मैंने एक फंक्शन लिखा। ठीक है, एक फंक्शन लिख दिया मैंने फटाफट, जो कि फुल नेम प्रिंट करता होगा। ठीक है, जो कि फुल नेम प्रिंट करता होगा। तो हमने एक फंक्शन लिख दिया, फंक्शन फुल नेम, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, उसके अंदर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। या फिर मैंने बोला कि इस फंक्शन से रिटर्न करवा रहा हूँ मैं स्ट्रिंग्स को, इस फंक्शन से रिटर्न करवा रहा हूँ स्ट्रिंग्स को। तो स्ट्रिंग रिटर्न कैसे होंगे यहाँ पे? मैंने बोला एक तरीका मेरे पास ये है, एक प्लेस होल्डर वाला तरीका बताया था मैंने आपको, याद है? एक प्लेस होल्डर वाला तरीका मैंने आपको बताया था, जिसके द्वारा आप कोई भी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो। कैसे था भैया? इस प्रकार था, इस प्रकार था। आपने क्या किया, बैक टेक्स्ट का यूज़ किया और यहाँ पे लिख दिया कि डॉलर, कहाँ गया डॉलर हमारा, ये रहा डॉलर, और आपने लिख दिया यहाँ पे कि भाई साहब पर्सन का फर्स्ट नेम,
पर्सन का एफ नेम, ठीक है, और आपने यहाँ पर लिख दिया डॉलर पर्सन का एल नेम, ठीक है जी। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, देखते हैं क्या होता है। console.log फुल नेम, क्या होगा इससे, क्या होगा दोस्त इससे? अरे 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 पर्सन डॉट एफ ने, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ गड़बड़ है मित्रों? हमने फंक्शन कॉल ढंग से नहीं करी मित्र, फंक्शन कॉल ढंग से नहीं की, वही मैं कहूँगी, इसमें गड़बड़ तो कुछ है नहीं फंक्शन के अंदर, क्या गड़बड़ है? क्या आंसर आ रहा है? लव प्लस क्यों लिखा हुआ है? क्या लव बब्बर प्रिंट हो रहा है दोस्त? यस और नो, यस और नो। मैं यहाँ पे अगर स्पेस दूंगा, स्पेस दूंगा, स्पेस दूंगा, तो क्या वो स्पेस यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? ये क्यों दिख रहा है? यहाँ पे स्पेस देने से, यहाँ पे स्पेस देने से, यहाँ पे स्पेस क्यों दिख रहा है मुझे? क्यों? क्योंकि भैया आपने बैक टिक्स यूज़ किए यहाँ पे आपने टेम्पलेट लिटरल यूज़ किया, राइट? आपने टेम्पलेट लिटरल, अगर आप सिंपल यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते तो क्या होता? तो चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं भैया ये तो, ठीक है। ये स्ट्रिंग मान ली उसने पूरी की पूरी, चलता ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे बैक टिक्स का यूज़ किया है। बैक टिक्स से क्या हो रहा है? जितने भी आप स्पेसिंग, टैब्स या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वो सारा का सारा प्रिजर्व हो रहा है, और ये प्लेस होल्डर्स यहाँ पे ऐड हो गए। यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार। तो हमने ये फुल नेम क्रिएट कर लिया है, हमने ये फुल नेम क्रिएट कर लिया है। पर इससे गड़बड़ क्या है? इस फंक्शन से गड़बड़ क्या है? हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? वो कॉन्सेप्ट था गेटर सेटर का, वो कॉन्सेप्ट था गेटर सेटर का। अब गेटर क्या होता है? मैंने कहा गेटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा आप एक्सेस करते हो प्रॉपर्टीज़ को, जिसके द्वारा आप एक्सेस करते हो प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। और सेटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा आप चेंज और म्यूटेट करते हो, मैनिपुलेट करते हो प्रॉपर्टीज़ को। क्या बात समझ में आई? गेटर आपकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए होता है, सेटर आपकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए होता है। क्या इस फंक्शन से मैं अपडेट या चेंज कर पा रहा हूँ? क्या इस फंक्शन से मैं अपडेट या चेंज कर पा रहा हूँ? नहीं। इस फंक्शन का एक इशू है, इस फंक्शन का एक इशू है कि ये रीड ओनली फंक्शन है। इससे सिर्फ मैं रीड कर पा रहा हूँ क्या वैल्यू पड़ी हुई है, मैं नाम चेंज नहीं कर पा रहा। मैं ये नहीं कर पा रहा कि भाई लव को हटा के राहुल कर दो, बब्बर को हटा के राजपूत कर दो, राइट? ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो ये फंक्शन सिर्फ रीड ओनली है। मुझे तो गेटर और सेटर दोनों अप्लाई करने हैं, मुझे तो गेटर और सेटर दोनों अप्लाई करने हैं। सवाल है गेटर और सेटर कैसे अप्लाई करते हैं। हमने बोला अगर मैं गेटर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस फंक्शन के लिए, मुझे इस फंक्शन के ऊपर एक गेटर लगाना पड़ेगा, एक गेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, मुझे गेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने क्या बोल दिया भाई? गेट। मैंने इसको गेट बोल दिया, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड। वाह, फंक्शन हटाओ यहाँ से, फंक्शन हटाओ यहाँ से एक बार, क्या गड़बड़ है? हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, इसको हटा के यहाँ पे हमने यहाँ डाल दिया। बन गया गेटर? यस और नो? बन गया गेटर? यस और नो? बन गया, ठीक है। एक गेटर हमने इस प्रकार लगा दिया। लेट्स से हम सेटर का भी चेक करना चाह रहे हैं, लेट्स से हम सेटर का भी चेक करना चाह रहे हैं। बड़ा सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। हम यहाँ पे गए, हमने बोला सेटर का क्या फॉर्मेट है भाई, सेटर पे क्लिक किया, क्या किया इन्होंने? सेटर इस प्रकार से लगा रखा है, बस देख लिया हमने। हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? भाई सब सेट करना चाहता हूँ मैं किसको? फुल नेम को, ठीक है। सेट कैसे होगा उसका लॉजिक पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो भी आपका सेट करने का लॉजिक होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा? एक वैल्यू चाहिए अपने को जिसके द्वारा सेट करेंगे, ठीक है। वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या बोला? इस वैल्यू के अंदर पूरा का पूरा नाम आ रहा है। तो मान लेते हैं मेरे पास दो नाम आ रहा है, राहुल कुमार, जिसके बीच में स्पेस है। इन दोनों नामों को मैं, इन दोनों वर्ड्स को अलग कैसे करूँगा? राहुल को और कुमार को अलग कैसे करूँगा? अभी पढ़ा था कल लास्ट क्लास के अंदर, स्प्लिट वाले मेथड से, राइट? तो हमने क्या बोला कि भाई लेट पार्ट्स इज इक्वल्स टू, जो भी आपकी वैल्यू आई है उसको स्प्लिट कर दो बेसिस ऑन, सेपरेटर क्या है? सेपरेटर क्या है? स्पेस, ठीक है। स्पेस के हिसाब से आप स्प्लिट कर देना उसको, ठीक है। स्प्लिट कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि जो मेरा ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम, उसमें तुम डाल दो पार्ट ऑफ जीरो से इंडेक्स पर जो नाम आ रहा है वो, और जो मेरे ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम है ना, वहाँ पर तुम डाल दो पार्ट्स ऑफ 1। बढ़िया। तो इससे मैंने अपडेट कर दिया, मेरे फर्स्ट नेम को और मेरे लास्ट नेम को। गेट वाले फंक्शन से क्या करता हूँ? रिटर्न कर देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सेट वाले फंक्शन से क्या करता हूँ? जो भी वैल्यू इनपुट में आई है उसके आधार पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज कर देता हूँ। दिस डॉट फर्स्ट नेम क्या दर्शाता है? दिस डॉट फर्स्ट नेम क्या दर्शा रहा है? जिस भी ऑब्जेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ उसका फर्स्ट नेम,
जिस भी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ उसका फर्स्ट नेम, राइट, करंट ऑब्जेक्ट का। बढ़िया। अब इस प्रकार से गेटर सेटर हमने पूरा लिख दिया, इस प्रकार से गेटर सेटर हमने पूरा लिख लिया। इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सेस कैसे करने वाले हैं? हमने बोला डॉट फुल नेम का यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल। पर डॉट फुल नेम किसके ऊपर लगाऊं मैं? ये डॉट फुल नेम है किसके ऊपर लगेगा बताओ दोस्त, किसके ऊपर लगेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है दोस्त? पर्सन। ठीक है, चला के देखते हैं एक बार क्या होता है। अगर मैं यहाँ से फुल नेम हटाऊँ और यहाँ लिखूँ पर्सन डॉट फुल नेम, तो क्या लगता है क्या होगा इससे? क्या लगता है क्या होगा इससे? क्या लगता है? क्या नाम प्रिंट हो रहा है? यस और नो? क्या नाम प्रिंट हो रहा है? यस और नो? तो इससे क्या हुआ? इससे भाई, इसका मतलब भैया इससे मेरा गेटर कॉल हुआ होगा। इसका मतलब इससे मेरा गेटर कॉल हुआ होगा। वेरीफाई करने के लिए मैं एक बार यहाँ पे 2-3 स्पेस बढ़ा के देखता हूँ, पता लग जाएगा। बढ़े क्यों नहीं? बढ़ गए, हाँ टाइम लगा थोड़ा सा। तो इस प्रकार हमें पता लग गया कि मेरा गेटर कॉल हो रहा है। इस प्रकार मेरा गेटर कॉल हो गया। अगर मैं पर्सन डॉट फुल नेम लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही आगे जाऊँ और लिख दूँ कि भाई पर्सन डॉट फुल नेम और यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दूँ राहुल कुमार, राहुल, या फिर ऐसे लिख दूँ इसको पर्सन डॉट फुल नेम, तो इसको ऐसे दे दो भाई। फिर अगर ऐसे नहीं मानता तो ऐसे सही, राहुल कुमार। अब तो मानोगे, अब तो मानोगे। मान गया, मानना पड़ेगा, ठीक है। वैसे नहीं तो ऐसे सही, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको अपडेट कर दिया। इसको एक बार समराइज़ करते हैं, क्या हुआ पूरा को समराइज़ करते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। मैंने सबसे पहले बोला हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? गेटर सेटर के बारे में ज्ञान लेने वाले हैं। गेटर सेटर के बारे में ज्ञान लेने वाले हैं। हमने क्या सीखा? गेटर्स क्या होते हैं भैया? गेटर्स होते हैं जिनके द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, ध्यान से वर्ड्स पे ध्यान देना। सेटर क्या होते हैं भैया? सेटर होते हैं जिनके द्वारा मैं चेंज कर सकता हूँ या म्यूटेट कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ को। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब यूज़ केस क्या है? वाई वी नीड गेटर सेटर? भाई रीज़न क्या है इसको यूज़ करने का? यूज़ केस क्या है इसका? मैंने कहा अभी समझ लेते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने बोला लेट पर्सन, और यहाँ पे हमने आके बोल दिया कि भाई एफ नेम जो है भाई का वो है लव, ठीक है, और लास्ट नेम जो है भाई का वो है बब्बर, ठीक है। और इस प्रकार मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया है एंटायर आपका प्लेस होल्डर लगा के भाई पर्सन का जो फर्स्ट नेम है वो प्रिंट कर दो, और यहाँ पर जो पर्सन का लास्ट नेम है वो प्रिंट कर दो। तो क्या होगा इस लाइन में क्या होगा दोस्त? इस लाइन से क्या होगा बताओ? इस लाइन से लव बब्बर प्रिंट हो जाएगा दोस्त। इस लाइन से लव बब्बर प्रिंट हो जाएगा। पर इस लाइन में इशू क्या है? लेट से कि मुझे मल्टीपल जगह पे लव बब्बर प्रिंट करना है। लेट से मुझे मल्टीपल जगह पर ये प्लेस होल्डर्स का यूज़ करना है। इन प्लेस होल्डर्स का यूज़ करना है। तो कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज़ मल्टीपल जगह पर यूज़ करने, सेम कोड का यूज़ करूंगा या फिर फंक्शन। तो मैंने इसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला एक फंक्शन बना देता हूँ भाई, सिंपल सा फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया फुल नेम, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर जो है रिटर्न करवा दिया मैंने ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कि भाई ऐसे पर्सन का फर्स्ट नेम आ रहा है और ऐसे पर्सन का जो लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है जी। तो ये मैंने फंक्शन बना दिया। ये हमेशा वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं पूरे के पूरे नाम की। बहुत बढ़िया। अब जब फंक्शन आ गया, इस फंक्शन में एक इशू है। हमने बोला हम गेटर सेटर वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इस फंक्शन से मैंने गेट तो कर ली वैल्यू, मुझे मिल तो गई, पर मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो अब मैंने बात करी कि ये फंक्शन जो है इसमें एक इशू है कि सिर्फ रीड ओनली फंक्शन है ये। तो मुझे अगर अलग से गेटर्स और सेटर्स का यूज़ करना है तो कैसे कर सकता हूँ? गेटर सेटर का यूज़ करना तो कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा बहुत सिंपल है। सबसे पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इनको डिफाइन करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको गेटर क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सेटर क्रिएट करना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या था देखते हैं। मेरा ऑब्जेक्ट ये था कि भाई लेट पर्सन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या बोला है कि भाई फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू लव, और हमने क्या बोला है लास्ट नेम इज इक्वल्स टू बब्बर। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था। इसके अंदर मुझे गेटर क्रिएट करना है। गेटर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? गेट कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। गेट कीवर्ड का यूज़ किया, फंक्शन के नाम का यूज़ किया, और मैंने यहाँ पर
और मैंने यहाँ पर इसको जो भी मेरे को रिटर्न करना था मैंने रिटर्न करवा दिया। जो भी रिटर्न करना चाहते थे वही सेम प्लेस होल्डर वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सेम आपने ये वाला फंक्शन उठाया, एक्जैक्टली ये फंक्शन उठाया, इसको फंक्शन को हटा के गेट लगा दिया और शिफ्ट कर दिया इसको ऑब्जेक्ट के अंदर। दो चीज़ें करी हैं, फंक्शन हटाओ, गेट लगाओ, शिफ्ट कर दो, ऑब्जेक्ट के अंदर बन गया गेटर। अब सेटर की बात कर रहे हैं, मुझे सेटर बनाना है। कैसे बनेगा सेटर? मैंने बोला सेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा, फंक्शन करूँगा, ठीक है, सॉरी फुल नेम है इसका नाम, फंक्शन थोड़ी इसका नाम। सेट कीवर्ड का यूज़ किया, मैंने बोला फुल नेम फंक्शन को मैंने सेटर बना दिया, ठीक है। और सेट करना चाहता हूँ तो मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, येस और नो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी जो मैं सेट करना चाहता हूँ। मैं लव बबर को हटा के राहुल कुमार करना चाहता हूँ, मैंने वैल्यू दे दी। बहुत बढ़िया। अब वहाँ पे पूरा का पूरा नाम आ रहा राहुल कुमार, मुझे तो अलग अलग नाम चाहिए था, तो इनको अलग कैसे करूँगा? मैंने बोला इनको स्प्लिट कर लेता हूँ, तो मैंने इनको स्प्लिट कर लिया पार्ट्स में। पार्ट्स इज इक्वल्स टू वैल्यू डॉट स्प्लिट, किसके बेसिस पे? बीच में जो स्पेस है ना, ये स्पेस के बेसिस पे सेपरेटर स्पेस कर दिया। तो अब पार्ट्स जो एक एरे बन गया। पार्ट्स जो है वो एक एरे है जिसके अंदर पहले ब्लॉक के अंदर राहुल लिखा हुआ है और दूसरे ब्लॉक के अंदर कुमार लिखा हुआ है। पहले ब्लॉक को मैं बोलूँगा पार्ट्स 0 और दूसरे ब्लॉक को मैं बोलूँगा पार्ट्स 1। तो अब मैंने क्या बोला कि जो भी मेरा करंट ऑब्जेक्ट है, जो भी मेरा करंट ऑब्जेक्ट है उसका पहला नाम चेंज करो। उसका फर्स्ट नेम चेंज करके मैंने क्या डाल दिया? पार्ट्स 0 डाल दिया। मैंने बोला जो भी मेरा करंट ऑब्जेक्ट है उसका लास्ट नेम चेंज करके मैंने क्या डाल दिया? पार्ट्स 1 डाल दिया। और इस प्रकार मेरा सेटर कंप्लीट हो गया। सेटर का काम था अपडेट करना, उसने बिल्कुल अपडेट कर दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। गेटर का काम था रिटर्न करना, उसने रिटर्न कर दिया मेरे को जो भी उसके नाम फुल नेम था वो रिटर्न कर दिया। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्रों? यस और नो? भैया फुल नेम फंक्शन में जब console.log पर्सन डॉट फुल नेम करते हैं तो ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते? तो ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते? फंक्शन नहीं होगा ना दोस्त, प्रॉपर्टी होगी ना, वो इसलिए हुआ। चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, आ जाओ। सिंटैक्स है इनका, एक बार मैं ब्रैकेट लगा के दिखाता हूँ क्या होता है। एक बार ब्रैकेट लगा के दिखाता हूँ क्या होता है, आ जाओ। तो हम यहाँ पे गए, हमने बोला कि अगर मैं इसके अंदर ब्रैकेट लगा दूँ तो क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? पर्सन डॉट फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। वो एक फंक्शन नहीं बचा दोस्त। क्या तुम्हें यहाँ पर कहीं पर फंक्शन कीवर्ड लिखा हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हें लाइन नंबर 80 के अंदर या लाइन नंबर 83 के अंदर कहीं फंक्शन कीवर्ड लिखा हुआ दिख रहा है दोस्त? यस और नो? दिखा? अनुज कुमार गुप्ता, अनुज कुमार गुप्ता, अनुज कुमार गुप्ता, क्या फंक्शन कीवर्ड लिखा हुआ दिखा कहीं पर? नहीं दिखा? तो वो फंक्शन नहीं है दोस्त। आपका जेएस बोल रहा है भाई वो फंक्शन ही नहीं है, तुम फंक्शन क्यों बना रहे हो उसको? क्या बात कर रहे हो, राइट? तो उसको सिंगल हैंडेडली हम एज अ प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं कि भाई तुम एक गेटर हो, तुम एक सेटर हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हमने क्या बोला? हमने बोला कि लेट से आप कभी कभी कोई ऐसा कोड लिख दें जिसके अंदर एरर आ सकता है, राइट? जिसके अंदर एरर आ सकता है, आपका पूरा पूरा कोड क्रैश कर सकता है। अगर देसी भाषा में बात करें, जो हमारा स्लैंग होता है कोडर्स का, आप भूल गया मैं क्या बोलता, हाँ, आपका कोड फट सकता है, आपका कोड फट सकता है, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे हैंडलिंग एरर्स का, एरर हैंडलिंग का। इसको हम बोलते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इसको हम बोलते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक की। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। एरर हैंडलिंग का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। एरर हैंडलिंग मतलब अभी तुमने यहाँ पे देखा ना कि एरर आया था यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, जहाँ पे लिखा होता है कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन करके एरर आया था। तो एरर हैंडलिंग का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होता है। लेट्स से कि आप कोड कर रहे हो और कहीं पे एरर आ रहा है और आपको बता दिया जाए वहाँ पे एरर मैसेज के साथ कि यहाँ पे ये वाला एरर है, राइट? तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पता लगा दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो मैंने वहाँ से वो ब्रैकेट हटा दिए, मैं बच गया। मैं कैसे बचा? क्योंकि वहाँ पर वो एरर का मैसेज लिखा हुआ था, राइट? वहाँ पर एरर का मैसेज लिखा हुआ था। तो ट्राई एंड कैच बहुत प्यारा तरीका है जिसके द्वारा आप एरर हैंडलिंग कर रहे हो। तो सवाल है कैसे, वो अभी हम कोड करते करते समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है, वो हम कोड करते करते समझ लेंगे। अगर सिंपल देसी भाषा में आपको समझाना तो ऐसा कुछ होता है दोस्त कि ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने अपना कोड लिखा, ठीक है, और अगर इस कोड में एरर आ गया, अगर इस कोड में एरर आया तो ये कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो ये कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा और कैच ब्लॉक के अंदर आप इस एरर को थ्रो कर दोगे, आप इस एरर को थ्रो कर दोगे। ठीक है, आप इस एरर को थ्रो कर दोगे विद आपका कस्टम एरर मैसेज, विद आपका कस्टम एरर मैसेज, ताकि आप समझ पाओ कि एरर किस रीजन की वजह से आया था। दोबारा समझते हैं, ठीक है? तो हमने क्या बोला, ट्राई ब्लॉक के अंदर आप पूरा का पूरा अपना कोड लिखोगे। कौन सा कोड? हर बार ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा। मैंने बोला जिस भी कोड के अंदर चांसेस है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकते हैं या फिर डिफाइन कर रखा आपने कि यार ये पर्टिकुलर लाइन ये 3 प्रकार के एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, तो उस पूरे के पूरे कोड को आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दोगे, राइट? और
अगर वहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, अगर एक्सेप्शन आया तो ये जाएगा एक्सेप्शन आपके कैच ब्लॉक के अंदर, इसे कैच कर लिया जाएगा, ऐसे कैच कर लेंगे और फिर आप इस एरर को थ्रो कर दोगे कस्टम एरर मैसेज के साथ कि भाई ये वाला एरर आया था, इसका रीज़न ये है। मैंने बोला अगर यहाँ पर जहाँ मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, जहाँ मैं राहुल कुमार सेट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर जाके भेज दूँ 1 या फिर लेट से ट्रू सेट कर दिया, अब ठीक है भाई, अब ठीक है, मैं वही कहूँ ये कैसे हो गया अब ठीक है, हमने ट्रू अब सेंड किया है, हमने ट्रू सेंड कर दिया, फुल नेम के अंदर बूलियन वैल्यू सेंड कर दी, ठीक है। या फिर तो इस केस में क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, वैल्यू डॉट स्प्लिट इज़ नॉट अ फंक्शन एट सेट, कुछ भी एरर आ गया, ठीक है। लेट से मैंने इसके अंदर एक नंबर सेंड कर दिया, अब अभी भी एरर आ रहा है, अभी भी एरर आ रहा है, ठीक है। लेट से मैंने इसके अंदर अनडिफाइंड सेंड कर दिया, अब अभी भी एरर आ रहा है, राइट। तो एरर आ रहे हैं इस केस के अंदर। मैंने आपको क्या सिखाया जस्ट अभी, अगर कभी भी एरर आए तो मैं उस लाइन को या उस ब्लॉक ऑफ कोड को किसके अंदर रखता हूं, ट्राई के अंदर, राइट। तो इस लाइन ऑफ कोड को हम ट्राई के अंदर रखते हैं। तो हमने इस लाइन ऑफ कोड को हमने ट्राई के अंदर रख लिया, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे कैच ब्लॉक लगाया, हमने बोला कैच कर लिया हमने इस एरर को। और अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इसको अलर्ट कर देता हूँ, जो भी एरर आता है उसको अलर्ट कर देता हूँ, एक बार देखते हैं क्या होता है। हमने बोला अलर्ट, अलर्ट में हमने क्या किया, अपना मैसेज डाल दिया कि अरे कहाँ चले गए भाई साहब, यू हैव सेंट अ नंबर इन फुल नेम, ऐसा डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम फंस जाएंगे तो हमेशा अलर्ट में ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे करते हैं, एक नाम डालते हैं राहुल कुमार। तो राहुल कुमार केस में क्या हो रहा है, बिंदास चल रहा है, अरे रुको, बिंदास चल रहा है, लव बब्बर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूँ तो सॉरी, अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूँ तो एक अलर्ट आ रहा है। अलर्ट के अंदर क्या लिखा है, यू हैव सेंट अ नंबर इन फुल नेम, अलर्ट आ गया, राइट। तो इसका मतलब हमारा 1 सेंड करने पर कैच ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन फ्लो चला गया और वहाँ पर ये अलर्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ये अलर्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं यहाँ पर ट्रू सेंड कर दूँ तो इसका मतलब फिर से एरर आएगा तो दोबारा ये वाला अलर्ट, सेम अलर्ट आने वाला है कि यू हैव सेंट अ नंबर, ठीक है। तो सेम अलर्ट आ रहा है, अभी भी सेम अलर्ट आ रहा है कि यू हैव सेंट अ नंबर इन फुल नेम। तो हमारा कोई भी लाइन ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड एरर अगर जनरेट कर सकता है, उसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर रखूँगा। अगर एरर आ जाता है तो वो कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। अलग तरीके से करते हैं इसको, रुको एक बार। हमने यहाँ पे सिर्फ अलर्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, ये बोला कि पर्सन के अंदर ट्रू सेंड कर दो, अलर्ट कर देना। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अरे आजा भाई, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एक वैलिडेशन स्टेटमेंट ऐड करते हैं, कहाँ पे, इससे लाइन नंबर 100 से क्या कॉल हो रहा है, लाइन नंबर 100 से क्या हो रहा है, लाइन नंबर 100 से आपका सेटर कॉल हो रहा है, ठीक है। सेटर के अंदर मैंने सिंपल सी एक कंडीशन डाल दी, मैंने बोला अगर मेरा टाइप ऑफ वैल्यू जो है, अगर मेरा टाइप ऑफ वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग है, अगर मेरा टाइप ऑफ वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो इस केस में क्या करूँगा, तो थ्रो कर दूंगा मैं नया एक एरर बना के, जिसका नाम, इसका मैसेज मैंने डाल दिया, यू हैव नॉट सेंट अ स्ट्रिंग, ऐसा कुछ करके, ठीक है। हमने बोला कि सबसे पहले लाइन नंबर 103 को एग्जीक्यूट करो, इसने बोला कि सेटर कॉल करो और फुल नेम के अंदर ट्रू डाल दो, तो ठीक है, फुल नेम के अंदर ट्रू डालने चले गए। तो सेटर कॉल हुआ और वैल्यू इक्वल टू ट्रू है, वैल्यू बूलियन है। तो हमने पूछा अगर टाइप ऑफ वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग है, जो कि बिल्कुल सही बात है, वैल्यू का टाइप तो बूलियन है, तो बूलियन इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो आपकी ये वाला एरर थ्रो हो गया। तो आपका ये वाला कोड चला ही नहीं, सीधा ये वाला एरर थ्रो हो गया। एरर के अंदर क्या लिखा हुआ है, यू हैव नॉट सेंट अ स्ट्रिंग, ये आपका एरर मैसेज है, ठीक है। ये थ्रो हुआ, तो थ्रो अगर होता है, अगर ट्राई के अंदर एरर आ गया तो वो किसके अंदर जाएगा, कैच ब्लॉक में जाएगा। कैच ने उस एरर को ई नाम के वेरिएबल नेम में स्टोर कर लिया और आपने उस ई को अलर्ट में डाल दिया। तो हमने यहाँ पर अलर्ट में डाला ई को और मैसेज क्या, यू हैव नॉट सेंट अ स्ट्रिंग। तो क्या अलर्ट के अंदर हमारा सेम मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार इसको हटा के देखें, एक बार ना मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है स्ट्रिंग लिखने में, ठीक है। चल गया, अब सही है दोस्त, अब सही है, ठीक है। अलर्ट एंड थ्रू, अरे जो आपका पूरा लॉजिकल एग्जीक्यूशन होता है ना, उसके अंदर एरर थ्रो करने के लिए जिसने भी इसको कॉल किया होगा वहाँ पर ये एरर भेज देगा। और अलर्ट क्या करता है,
अलर्ट क्या करता है, अलर्ट से आपका जो बॉक्स आ रहा है ना ऊपर बना हुआ अलर्ट बॉक्स कहते हैं इसको, ये कर देता है। थ्रो से आप लॉजिकल फ्लो के अंदर एरर थ्रो करते हो जहाँ से भी कॉल आई थी, और अलर्ट से आप ऐसे यूआई के ऊपर ऐसे अलर्ट दिखा रहे होते हो, राइट। तो ये आपका ट्राई कैच का गेम है सारा का सारा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमने बोला कि अगर तुम्हारी वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है तो उसको तुम एरर थ्रो करो, और हमने क्या बोला, अगर तुम्हें एरर मिलता है तो तुम कैच में जाओ, अगर तुम कैच में आ गए हो तो अलर्ट कर दो, सिंपल। ये कहानी थी, ये कहानी थी, समझ में आई, समझ में आई चीज़ ये, ठीक है। ई क्या है, ई ही तो एरर है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें यार, मेरे जीवन में कन्फ्यूजन भी तो बहुत है। देखो क्या हुआ, ट्राई में थ्रो डालो, अरे जहाँ से वो एरर आ रहा है वो ट्राई के अंदर तो आ रहा है, कैसे बच्चे हो यार। हमने बोला ट्राई, हमने बोला पर्सन डॉट फुल नेम इज इक्वल्स टू ट्रू लिख दिया यहाँ पे हमने लिखा कैच ई, और यहाँ पे अलर्ट कर दिया ई। यहाँ पे सेटर लिखा हुआ है, सेट फुल नेम, यहाँ वैल्यू पास की हुई है। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या डाली है कि अगर मेरा टाइप ऑफ वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, तो इस केस में क्या करूँगा, इस केस में कर दूँगा थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे एरर मैसेज डाल दिया, नॉट अ स्ट्रिंग। बढ़िया। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे आगे काम कर दिया कि मैंने बोला लेट पार्ट्स इज इक्वल्स टू वैल्यू डॉट स्प्लिट स्पेस, और हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला कि दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू पार्ट्स ऑफ ज़ीरो, दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, तुम्हारे घर में छन छन की आवाज़ें आती है क्या, और तुम चेक करने जाते हो तो कोई भी नहीं मिलता, हमारे घर में आती है, पार्ट्स 1 और ख़त्म, ठीक है। देखो क्या होता है इसके अंदर, हम सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने आए, हमने क्या बोला, पर्सन के फुल नेम में ट्रू डाल दो, इसका मतलब हमने इस सेटर को कॉल कर दिया, वैल्यू यहाँ पे ट्रू भेजी आपने, ठीक है। आपने बोला क्या ये ट्रू का जो टाइप है, इसका टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ ट्रू क्या होगा भैया, बूलियन होगा, बूलियन। क्या बूलियन स्ट्रिंग के इक्वल है, आंसर क्या आएगा, सॉरी क्या बूलियन नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग है, आंसर क्या आया, बिल्कुल सही, ट्रू। तो आपने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी, तो आपने एक एरर बनाया, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया एरर टाइप का, ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया एरर का, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, नॉट अ स्ट्रिंग, ये आपने डाल दिया, ठीक है, और आपने थ्रो कर दिया। तो थ्रो करने से सीधा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ गया, ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। जैसे ही ये यहाँ पे आया, तो जैसे ही ट्राई के अंदर एरर आता है तो क्या होता है, ट्राई के अंदर एरर आते क्या होता है, आप सीधा चले जाते हो, आप चले जाते हो कैच ब्लॉक में। तो जो ई है, अब ई इस एरर को पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मैं दर्शा सकता हूँ यूजिंग ई, हमने ई को अलर्ट में डाल दिया, तो आपका अलर्ट बॉक्स जनरेट हो गया। ये फ्लो है दोस्त, ये फ्लो है। दोबारा समझते हैं, मैंने बोला सबसे पहले आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, इस लाइन से आपने आपका सेटर कॉल कर दिया, सेटर में पहुंचे, सेटर में आपने वैल्यू ट्रू पास की हुई है, आपने कंडीशन चेक की कि टाइप ऑफ वैल्यू जो कि बूलियन है, नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग है, आंसर आया ट्रू। ट्रू के केस में आपने इफ के अंदर स्टेटमेंट होती है एग्जीक्यूट करी, क्या करा आपने यहाँ पे, एक नया एरर ऑब्जेक्ट बनाया, बन गया नया एरर ऑब्जेक्ट, इसको आपने थ्रो कर दिया, कहाँ थ्रो किया, जहाँ से कॉल आई थी, कॉल कहाँ से आई थी, यहाँ पे आई थी, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को बनाकर वापस यहीं पर भेज दिया। आपके ट्राई के अंदर एक एरर आया है, तो ट्राई के अंदर एरर आने से क्या होता है, आप कैच में जाते हो, तो आप कैच में चले गए, कैच में आपका जो ये एरर था वो किस नाम से जाना जाएगा, वो ई नाम से जाना जाएगा, तो आपने इस एरर को एक नाम दे दिया ई, और आपने इस एरर को प्रिंट करवा दिया। अब समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे आज के फाइनल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है स्कोप्स। आज का फाइनल कॉन्सेप्ट जो कि है स्कोप्स, और आप मुझे बताएंगे क्या होता है स्कोप। हम स्कोप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने वेरिएबल्स क्रिएशन के बारे में सुना था, पढ़ा था, तो हमने स्कोप के बारे में डिस्कशन किया था। एक वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है, एक वेरिएबल की जो जीवन काल होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो जीवित रहेगा, वो उसका स्कोप होता है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगा दूँ, और मैं एक वेरिएबल बनाऊँ यूजिंग लेट कीवर्ड कि लेट ए इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है कि इस ए वाले वेरिएबल का जो स्कोप है, इसकी जो लाइफ टाइम है, वो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में है। जैसे ही आप इस ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे, ए नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर लेट से इस ब्रैकेट के बाहर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा कि भाई ए तो डिफाइंड ही नहीं है,
राइट, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको मैं स्कोप बोलता हूँ। ट्राई करते हैं इसको एक बार ट्राई करते हैं इसको। हम यहाँ पे गए, हमने इसको कर दिया कमेंट, हमने इसको भी कर दिया कमेंट, और हमने क्या बोला, हमने बोला एक ब्लॉक बनाया हमने, इसके अंदर बना दिया लेट ए इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं यहाँ पर भाई कंसोल नहीं लिख पाता मैं यार, ए को प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा, येस और नो, क्या प्रिंट होगा, येस और नो, होना चाहिए भैया, होना तो चाहिए, चेक करो हुआ कि नहीं हुआ, येस और नो, 5 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। बट अगर इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ से उठाऊँ और इसी स्टेटमेंट को मैं ब्रैकेट के बाहर लिख दूँ, क्या प्रिंट होगा, अब नहीं हो रहा है, ए इज़ नॉट डिफाइंड, इसको पता ही नहीं है क्या चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का जो लाइफ टाइम है वो इन ब्रैकेट्स के बीच में है। बट अगर मैं इसको लेट की जगह वैर कीवर्ड का यूज़ कर लूँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या वैर से चल जाएगा, भैया चल गया, चल गया। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था लेट वर्सेस वैर के अंदर, कि लेट कीवर्ड के अंदर आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हो वो जिस भी स्कोप के बीच में डिफाइंड है, जिन भी कोड ब्लॉक्स के बीच में डिफाइंड है, वहीं तक उसका लाइफ टाइम रहता है। वैर से आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हो वो जिस भी फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, जिस भी फाइल के अंदर डिफाइंड है, उतना उसका स्कोप रहता है, उतना उसका स्कोप रहता है, ठीक है। तो अभी तो हमने यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा नहीं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है मेरा वैर वाला वेरिएबल, तो इस पूरी फाइल में कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसको डाल दूँ फंक्शन के अंदर, देखते हैं, अगर लेट से मैंने इसको फंक्शन के अंदर डाल दिया, आप देखते हैं क्या होगा। मैंने एक फंक्शन लिखा वॉक का, ठीक है जी, और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, एक वैर से वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार चलाने की कोशिश करता हूँ, बताओ मुझे प्रिंट होगा कि नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा ये, यस और नो, यस और नो, भैया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने बोला कि वैर जो होता है उसका लाइफ टाइम सिर्फ फंक्शन के अंदर तक होता है। दोबारा लिख देता हूँ, तुम वो थोड़ा सा वो ना लल्लू हो, तुम समझ नहीं पाओगे। तो लेट जो होता है, लेट कीवर्ड के अंदर आपके वेरिएबल का जो स्कोप होता है, उसका स्कोप किसके बीच में होता है, जो भी उसके नियरेस्ट कोड ब्लॉक्स होते हैं, जो भी उसके नियरेस्ट कोड ब्लॉक्स होते हैं, राइट। और जो वैर कीवर्ड होता है, वैर कीवर्ड के अंदर आपका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, जिस फंक्शन के अंदर वो डिफाइंड है उस फंक्शन के अंदर उसका स्कोप होता है। भैया फंक्शन के अंदर डिफाइंड ही नहीं है, भैया वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी फाइल के अंदर उसका स्कोप होगा, एंटायर फाइल में कहीं पर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। अब ये समझते हैं एक बार, मैंने बोला इफ़ कंडीशन एक ये रही और इफ़ कंडीशन एक ये रही। अगर मैं बोलूँ कि ये लेट से ट्रू ही रहेगी हमेशा, और इसके अंदर हमने एक लिख दिया, क्या लिखा मैंने कि लेट ए इज़ इक्वल्स टू 5, क्या मैं इसको बाहर प्रिंट कर पाऊँगा, console.log a, यस और नो। भैया आपने अभी तो बताया लेट से करोगे तो इन ब्रैकेट्स के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, ए को नहीं कर पाओगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट अगर इसी केस को मैंने वैर से लिखा होता, वैर ए इज इक्वल्स टू 5, क्या मैं इसको बाहर एक्सेस कर पाऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल कर पाओगे, वैर से बनाया है, बिल्कुल चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर इसी केस को मैं बोलूँ, कि मैंने एक लूप चलाया फॉर इंट आई, सॉरी C++ वाला हूँ ना, फॉर वैर i इज इक्वल्स टू 0, वैर लेस देन 10, फॉर एव क्या करें, C++ वाले हैं ना, गलती कर जाते हैं कभी कभी, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, क्या इस लूप के बाहर मैं इस i को प्रिंट कर सकता हूँ, क्या इस लूप के बाहर मैं इस i को प्रिंट कर सकता हूँ। भैया वैर से है तो प्रिंट हो जाएगा, बट अगर लेट से होता तो हो पाता, भैया लेट से है तो फिर नहीं हो पाता, अगर लेट से होता तो फिर नहीं हो पाता। क्या बात समझ में आती, क्या बात समझ में आती। मैंने बोला एक और सिचुएशन देखते हैं। मैंने बोला कि एक फंक्शन मेरे पास ये है, एक फंक्शन मेरे पास है ए, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, ए बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। और मेरे पास एक और फंक्शन है उसी के नीचे, जस्ट नीचे उसके बी वाला फंक्शन, हमने बोला कॉन्स्ट ए बी इज इक्वल्स टू 5। ये सेम फाइल के अंदर है। क्या यहाँ पर भी ए बी को डिफाइन करने से और यहाँ पर भी ए बी को डिफाइन करने से कोई एरर आएगा, येस और नो, या नॉर्मल रहेगा। भैया कोई एरर नहीं आएगा। ये आपने इन ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन किया है तो इस वाले वेरिएबल का लाइफ स्पैन इतना है, और ये वाला आपने इन ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन किया है
तो इसका लाइफ स्पैन इतना है, कोई एरर नहीं आएगा, कोई सिंगल एरर नहीं आएगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं कि लेट से मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू 5 और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया XYZ और इसके अंदर मैंने दोबारा लिख दिया कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू 5, क्या आपको एरर आएगा? क्या आपको एरर आएगा? भैया अभी भी नहीं आएगा। आपने ये बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप कहीं पर भी ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। ये आपने इस फंक्शन के लिए लिया एक्सप्लिसिटली, ये आपने a वाला नंबर इस फंक्शन के लिए एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, तो ये भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? इस प्रकार हमने समझ लिया कि ब्लॉक्स के अंदर स्कोप कैसा होता है, इफ़ के अंदर स्कोप कैसा होता है, फॉर लूप के अंदर स्कोप कैसा होता है और फंक्शन के अंदर स्कोप कैसा होता है, राइट, सब देख लिया। एक बार मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, फॉर लूप वाला ट्राई करके देखते हैं, तब समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो हमने क्या बोला कि अगर मैं लेट i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 10 से लेके i प्लस प्लस ऐसा एक लूप लिख दूँ और मैं बाहर जाके बोलूँ कंसोल डॉट लॉग आई, तो क्या होगा? तो क्या होगा मित्रों? तो क्या होगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? भैया एरर आ रहा है नॉट डिफाइंड, बट अगर इसी को मैं चेंज कर दूं वैर के साथ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब कह रहे हैं बच्चे चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? चल गया, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बढ़िया चल रहा है। अब इसी केस को मैंने क्या बोला कि लेट से मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी, और मैं लिखा कि इफ़ ट्रू, यहाँ लिख दिया मैंने लेट a इज इक्वल्स टू 5 और मैंने बाहर इसको प्रिंट कर दिया, a। अब बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? भैया नहीं चलेगा, लेट है ना, तो इन ब्रैकेट्स के बीच में चल सकता है, बाहर नहीं चल सकता। मैंने कहा नहीं चला, मैं इसको वैर कर देता अगर तो भैया चल जाएगा, चल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने क्या बोला, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? मैंने बोला कि मेरे पास दो फंक्शंस हैं, फंक्शन a जहाँ मैं लिख दिया कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू 5, फिर मेरे पास है फंक्शन b, लिख दिया कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू 5। क्या रीडेफिनेशन का एरर आएगा या चल जाएगा? क्या रीडेफिनेशन का एरर आएगा या चल जाएगा? क्या रीडेफिनेशन का एरर आएगा या चल जाएगा? भैया आपने 2 बार डिफाइन कर दिया यहाँ पे, तो मैंने कहा चलेगा, चला, बढ़िया, चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ये बोला कि अगर बाहर किया होता तो भैया अभी भी नहीं चला। a हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कहाँ पर डिक्लेयर हुआ है? कहाँ पर डिक्लेयर हुआ है? कॉन्स्ट a कौन से वाले a की बात कर रहा भाई, जो मैं देख ही नहीं पा रहा? फंक्शन नेम की बात कर रहा है क्या? सही है, मैं वही कहूँगी, चलना चाहिए था, ये कैसे गड़बड़ हो गई? तो बिंदास चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, बिंदास चल रहा है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, राइट। वो पहले फंक्शन का नाम भी ये था, इसका नाम भी ये था, इसलिए गड़बड़ कर रहा था, राइट। ठीक है मित्रों, बिंदास चल रहा है, कोई पंगा नहीं है, राइट। ये हमने स्कोप्स के बारे में देख लिया, ये हमने स्कोप्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट था वो कवर होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। भैया आगे के कॉन्सेप्ट्स, बेटा शुरू में कुछ कहा था, भूल गए? याद करो, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। तो हमने क्या लिखा? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि फंक्शंस होते क्या है, ए ब्लॉक ऑफ कोड या फिर प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो कि स्पेसिफिक टास्क से लिंक्ड होता है। हमने उसका सिंटैक्स समझ लिया। 2 तरीके थे मेरे पास फंक्शन क्रिएट करने के। पहला जो तरीका था वो मेरे पास था फंक्शन डिक्लेरेशन के द्वारा, जो कि हमने यहाँ पर सीखा। दूसरा तरीका था फंक्शन असाइनमेंट वाला, जो कि हमने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक होस्टिंग का प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, सारे के सारी फंक्शन डिक्लेरेशन को टॉप पर शिफ्ट करता है। दैट्स वाई फंक्शन डिक्लेरेशन को मैं डिक्लेरेशन के ऊपर भी कॉल कर सकता हूँ, डिक्लेरेशन के नीचे भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमने बात करी डायनामिक लैंग्वेज की। तो क्या फंक्शन के अंदर मैं अगर लेट से 2 ही पैरामीटर डिफाइन कर अलाउड, सिग्नेचर में 2 ही पैरामीटर हैं, सिर्फ ए और बी, तो क्या मैं ज़्यादा पैरामीटर से कम पैरामीटर भेज सकता हूँ जेएस के अंदर? मैंने कहा हाँ बिल्कुल भेज सकते हो। उनको ज़्यादा वाले पैरामीटर्स को मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? मेरे पास 2 तरीके, पहला आर्ग्यूमेंट वाले स्पेशल ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, और दूसरा रेस्ट पैरामीटर को यूज़ करके। इन दोनों को यूज़ करके मैं
एक्सेस कर सकता हूँ। पहले वाले आर्गूमेंट वाले से उनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक्सेस कर पाऊंगा, स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरे तरीके से रेस्ट पैरामीटर्स उनको मैं एरे की फॉर्म में कर पाऊंगा, एरे की फॉर्म में कर पाऊंगा। बढ़िया। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, अगर किसी भी पैरामीटर की वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट सेट करनी है, अगर यूज़र पास नहीं करेगा तो ये वाली वैल्यू पिक हो जाएगी, अगर यूज़र वैल्यू पास नहीं करेगा तो ये वाली वैल्यू पिक हो जाएगी। रूल ये है, अगर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट बना दिया तो इसके आगे के जितने भी राइट साइड में पैरामीटर उन सबको डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बढ़िया। गेटर सेटर की बात कर रहे हैं। गेटर जो होता है आपकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए होता है, सेटर जो होता है आपकी प्रॉपर्टी को चेंज या म्यूटेट करने के लिए होता है। ठीक है, कहाँ पर लिखना होता है इनको, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना होता है। सेम गलती मैंने अभी करी, ऑब्जेक्ट के बाहर लिख दिया था गलती से, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिया। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बच्चों वाली चीज़ है, अगली बार से हम गलती नहीं करेंगे वाली, समझ में आई? बढ़िया। तो मैंने क्या बोला कि ट्राई ब्लॉक जो होता है, जो ट्राई ब्लॉक होता है, इसमें आप कोड लिखते हैं बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा कोड लिखते हैं, और यहाँ पर हो सकता है इस कोड के अंदर एरर आ जाए, इस कोड के अंदर आप कोई एरर फेस कर लें। अगर यहाँ पर कोई भी एरर आता है तो क्या होता है, आप कहाँ शिफ्ट करते हैं, आप शिफ्ट करते हैं कैच ब्लॉक के अंदर, आप शिफ्ट करते हैं कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, कैच ब्लॉक के अंदर आपके एरर को इस ई नाम के वेरिएबल में कॉपी कर लिया जाएगा, और इसके ऊपर जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं वो एक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक फाइनली वाला ब्लॉक भी होता है, आप एक बार होमवर्क में देख के आएंगे कि फाइनली वाला ब्लॉक करता क्या है और चलता कब है, किस कंडीशन में चलेगा, किस कंडीशन में नहीं चलेगा, क्या ऐसा कुछ होता भी कि नहीं चले। राइट, बढ़िया। फिर लास्ट में हमने पढ़ा स्कोप्स के बारे में कि किस प्रकार से वेरिएबल्स बिहेव करेंगे। स्कोप्स के बारे में पढ़ा हमने, लेट वर्सेस वैर के बारे में भी पढ़ लिया, पहले ही पढ़ा था इसके बारे में, एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया हमने। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि था रिड्यूसिंग एन एरे। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको, फटाफट कंप्लीट करते हैं। हमने बोला कोई चीज़ अगर हमें नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे दोस्त, तो हम क्या करेंगे MDN। बढ़िया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमने क्या कर दिया, हमने बोल दिया यहाँ पर कि रिड्यूस मेथड क्या करता है, यूजर पर रिड्यूसर कॉल बैक फंक्शन ईच एलिमेंट। क्या बकवास है ये अरे सिंपल भाषा में समझाओ हमको सिंपल भाषा में समझना है। मैंने कहा चलो हम समझाते हैं आपको, ये तो मुश्किल भाषा में समझा रखा है। चलो, हमने बोला कि मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है, जहाँ पर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और मुझे इनका सम निकालना है। बताओ इसका सम कैसे निकालोगे, मुझे टोटल सम निकालना है, कैसे निकालोगे भैया? लूप का यूज़ कर लेंगे, येस और नो, लूप का यूज़ कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल लूप का यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक लूप यूज़ कर लिया यहाँ पे, फॉर लेट वैल्यू इन ए टोटल प्लस इज इक्वल्स टू वैल्यू, और यहाँ पे टोटल को इक्वल टू 0 किया हुआ है। ठीक है, और आपने console डॉट लॉग कर दिया, और यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया टोटल को। तो बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा इस कोड से? इस कोड से वैल्यू प्रिंट होगी सम की कि नहीं? यस और नो? ट्राई कर लेते हैं भाई, ट्राई कर लेते हैं एक बार। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लेट ARR इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। हमने बोला लेट टोटल इज इक्वल्स टू 0 फॉर लेट वैल्यू इन ARR। हमने बोला टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस वैल्यू। क्या आंसर में 10 प्रिंट होना चाहिए मित्रों, यस और नो? 0, 0, 1, 2, 3। क्या दिक्कत है मित्रों, कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये लेट है, ये एरे है, ये टोटल है, 0 है, ये ARR है, ये है। क्या मित्रों कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये भैया स्ट्रिंग में कन्वर्टेड लग रहा है थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा स्ट्रिंग में कन्वर्टेड लग रहा है। एक बार इसको लूप को चेंज करते हैं। आइट्रेबल्स पे फॉर ऑफ लूप लगाते थे ना, आइट्रेबल्स पे। अब आ गया 10। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमने, फॉर ऑफ लूप लगाएंगे आइट्रेबल्स पे, जैसे कि मैप्स हो गए, जैसे कि एरेज हो गए, तो हमने फॉर ऑफ लूप ला के कर लिया है। हम चाहते थे फॉर ईच लूप ला के भी कर सकते थे इसको। ठीक है, पहले भी डिस्कस किया हुआ हमने चीज़ों को, नई चीज़ नहीं है हमारे लिए कोई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसके टोटल को निकाल लिया। बढ़िया। मैंने बोला कि मेरे पास एक तरीका और है, अगर मैं इस पूरे के पूरे एरे को रिड्यूस करके किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं इस पूरे के पूरे एरे को रिड्यूस करके एक सम वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकता हूं। क्या बात समझ में आती है?
अब सवाल है रिड्यूस मेथड का यूज़ कैसे होगा। यहाँ पर एक बहुत भयंकर इन्होंने तरीका दे रखा है, वो देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग इस प्रकार ये रिड्यूस करने वाले हैं, ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं, कोड करना शुरू करते हैं। ठीक है, हमने बोला ARR डॉट रिड्यूस, क्या चाहिए इसके अंदर? इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, एक कॉल बैक फंक्शन लिखना पड़ेगा भाई। किस प्रकार लिखते हैं कॉल बैक फंक्शन? दो वैल्यू चाहिए, एक एक्यूमुलेटर चाहिए और एक करंट वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दो वैल्यू लिखी, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दो इनपुट में आते हैं बेसिकली रिड्यूस फंक्शन के अंदर। एक तो पहले यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आता है और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के अंदर तुम्हें एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है, वो तुम यहाँ पे कर दोगे। किसकी वैल्यू बताऊँगा अभी। तो मैंने बोला यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिख लिया, इस सबको हटाता हूँ अभी मैं। हमने बोला रिड्यूस के अंदर एक फंक्शन वाला हम लिखा, एक फंक्शन हम लिख लिया एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू के साथ, ठीक है। और हमने इस फंक्शन के अंदर क्या बोल दिया कि मैं इनको एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, एरो फंक्शन लिख दिया बेसिकली मैंने ऐसे, ठीक है। तो मैंने ऐसे एरो फंक्शन लिख दिया। और जो मैं ज़ीरो लिखता हूँ ना, ये जो मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ज़ीरो का मतलब पता क्या है? ये ज़ीरो इस एक्यूमुलेटर नाम के वेरिएबल की इनिशियलाइज्ड वैल्यू है। तो एक्यूमुलेटर को हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज किया हुआ है और इस प्रकार जो भी मेरा आंसर आएगा उसको हमने स्टोर कर लिया इसमें। लेट टोटल सम इज इक्वल्स टू दिस। मैं पूरा समझाऊंगा, चिंता मत करना। टोटल सम, अब चेक करते हैं टोटल सम में क्या प्रिंट हो रहा है। इसको मैं भी ऐसा कर देता हूँ, ठीक है भाई, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। क्या सम में 10 प्रिंट हो रहा है दोस्त? यस और नो? क्या सम में 10 प्रिंट हो रहा है? क्या सम में 10 प्रिंट हो रहा है दोस्त? यस और नो? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पर सवाल ये है भैया कि ये लाइन समझ में नहीं आई है। बाकी सब तो बढ़िया है, जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, पर ये लाइन नंबर 162 अगर समझा देते तो मजा आ जाता। मैंने कहा बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे आपको, बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। समझते हैं, आ जाओ। हमने क्या लिखा यहाँ पे? हमने लिखा कि लेट टोटल सम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि ARR डॉट रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस के अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपका कॉल बैक फंक्शन, दूसरा इनिशियलाइज वैल्यू। खान गुफरान कह रहे हैं हम तो इग्नोर लिस्ट में हैं। भाई कोई भी इग्नोर लिस्ट के अंदर नहीं है, कोई भी इग्नोर लिस्ट के अंदर नहीं है। या तो मैं तुम सबसे बातें कर सकता हूँ यहाँ पर, या तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर है जो तुम बोलो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन लिखने वाले हैं, एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन किस प्रकार का लिखा जाता है? रिड्यूस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर का नाम होता है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर मतलब क्या है? जैसे पीछे अभी हमने एक फंक्शन लिखा ना, टोटल इक्वल टू 0, जिसके अंदर हम सम स्टोर कर रहे थे, जिसको स्टार्ट किया 0 के साथ, उसके अंदर सम स्टोर करते जा रहे थे। तो यहाँ पर जो काम टोटल का है ना दोस्त, वही सेम काम यहाँ पर एक्यूमुलेटर का है। दूसरा है करंट वैल्यू। करंट वैल्यू क्या है? यहाँ पर जो काम ये लूप के अंदर ये वैल्यू कर रहा है ना, ये काम, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर करंट वैल्यू है। हमें एक्सप्लिसिटली लूप नहीं लिखना पड़ रहा, पर सेम ही काम हो रहा है। एक्यूमुलेटर यहाँ पर बिहेव कर रहा है ये वाले टोटल की तरह, और करंट वैल्यू यहाँ पर बिहेव कर रहा है इस लूप वाले वैल्यू की तरह। सिंपल। अब मैंने क्या बोला कि एरो फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया और मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूँ? मैं इन दोनों का सम रिटर्न करना चाहता हूँ, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। तो मैंने इनका सम रिटर्न कर दिया। सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैंने भेजी 0। 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने एक्यूमुलेटर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अगेन सेम चीज़, टोटल को 0 से इनिशियलाइज किया था ना, सेम उसी प्रकार यहाँ पर हमने एक्यूमुलेटर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। खत्म, ये था फंक्शन, ये था फंक्शन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे देखो इस प्रकार चीज़ें चल रही हैं। आपका जो एरे है, देखते हैं उसमें क्या पड़ा हुआ है। उसमें 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है और 4 पड़ा है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 सेट हुई है। सबसे पहले यहाँ पर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 सेट हुई है, ये काम हो गया। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद करंट वैल्यू में 1 आया है। उसके बाद यहाँ पर करंट वैल्यू में 1 आया। तो फिर आपके एक्यूमुलेटर क्या बन गया? एक्यूमुलेटर डॉक्टर बन सकता था वैसे मैं, प्लस करंट वैल्यू, दैट इज 0 + 1, दैट इज 1। अब क्या हुआ? अब आपकी करंट वैल्यू जो है, वहाँ पे क्या आया? वहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो आपका एक्यूमुलेटर क्या बन गया? एक्यूमुलेटर विल बी इक्वल टू एक्यूमुलेटर
प्लस करंट वैल्यू, दैट विल बी 1 + 2, 3 बन गया। अब आपकी करंट वैल्यू में क्या आया है, 3 आया है, बहुत बढ़िया। आपका एक्यूमुलेटर क्या बन गया, वो बन गया आपका एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू दैट इज़ 3, यानी ये वाला 3 प्लस ये वाला 3, 6 आ गया जी। अब आपकी करंट वैल्यू के अंदर क्या आया है, 4 आया है, ठीक है। आपका एक्यूमुलेटर क्या बन गया, आपका एक्यूमुलेटर बन गया एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू दैट इज़ ये वाला 6 प्लस ये वाला 4। तो इस प्रकार से मेरा आंसर 10 आ रहा है। अब समझ में आया इस लाइन से क्या हो रहा है, अब समझ में आया इस लाइन से क्या हो रहा है दोस्तों, यस और नो। अब हमें इस लाइन का मतलब समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर 0 नहीं लिखता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पर 0 नहीं लिखता तो क्या होता, तो क्या मेरा कोड चलता, मैंने कहा चला के देखते हैं। चलना तो चाहिए, चलना तो चाहिए, वैसे ऐसी बात तो नहीं है नहीं चले, चलना तो चाहिए। हम यहाँ पे गए, हमने 0 हटा दिया, खत्म। क्या मेरा आंसर अभी भी आ रहा है 10, यस और नो, यस और नो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, इस केस के अंदर जहां पर आप 0 नहीं लिखते हैं वहां पर आपका एक्यूमुलेटर स्टार्ट होता है आपकी फर्स्ट वैल्यू से, फर्स्ट वैल्यू से, और फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू 1 है, और आपका करंट वैल्यू स्टार्ट होता है आपकी सेकंड वैल्यू से, और सेकंड वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस प्रकार चलता है ये, अगर आप 0 नहीं भेजते तो। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार इन सारे नंबर को नेगेटिव करके देखते हैं, एक बार सारे के सारे नंबर को नेगेटिव कर देते हैं। हमने बोला जी -1 -2 सॉरी -1 -2 -3 -4, अब क्या हुआ, -10 आ गया, राइट। तो कुछ फर्क पड़ा क्या नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करने से, कुछ भी नहीं, जैसे प्लस करते हैं वैसे प्लस कर दिया, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, राइट, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। समझ में आई बात, समझ में आई बात। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका डिस्कॉर्ड सर्वर जो है वो सूना सूना पड़ा है। मुझे खबर मिली है तुम्हारे टीएस से कि बहुत कम बच्चे जो हैं आजकल डाउट फोरम पे सवाल पूछ रहे हैं। कृपया करके अपने डाउट फोरम का फुल यूटिलाइजेशन करें यार, ठीक है। मैं अपने एंड से रिसोर्सेज लगा रहा हूँ वहाँ पर, ताकि वो तुम्हारे डाउट रिजॉल्व कर पाएँ। अगर तुम उनसे डाउट रिजॉल्व करवाओगे ही नहीं, तुम्हारे भाई का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कृपया करके अपने डाउट रिजॉल्व करवा लेना भाई, ठीक है। मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, और मैं नहीं चाहता मेरा नुकसान हो। तो कृपा करके डाउट पूछ लिया करो भाई, डाउट पूछ लिया करो, ठीक है। बढ़िया, मैं एक बार दिखा देता हूँ डाउट कैसे पूछे जाते हैं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। डाउट नहीं पूछते हो भाई, आजकल मुझे पता लग गया कि तुम्हारी इंटरेक्शन जो है वो कम हो गई है डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। कृपा करके पूछा करो भाई, ठीक है। चलो चलो चलो, ये रही हमारी वेब डेव का डिस्कॉर्ड सर्वर। तो ये हमारा डाउट फोरम है भाई। यहाँ पर कृपा करके अगर तुम्हें नहीं पता कैसे डाउट पूछे जाते हैं तो ये तुम डाउट फोरम पे क्लिक करोगे। अच्छा, एक बच्चे का मुझे मेल आया उसने पता क्या किया, ये कॉरिडोर ऐसा था, कैसा, अरे ऐसा था, ये मेरे को ड्रॉप डाउन में दिख रहा है ना अभी, तो उसने इसको बंद कर रखा था और कह रहा भैया डाउट फोरम विजिबल नहीं है मैं क्या बोलूँ उसको, रॉन्ग इन शॉर्ट। रुको मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एक बार। शॉर्ट जो है मैं एक डेडिकेटेड क्लास डाल दूंगा, ठीक है। तुम अगर इसमें कंफ्यूज हो, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। उसको करेक्ट कर देंगे। अगर तुम्हें उसमें कोई भी गलती दिखती है अभी भी, मुझे मेल कर दो, मैं उसको ठीक कर दूंगा। शॉर्ट की डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, खुश हो जाएगा। अब बन जाएगी बात, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम डिस्कॉर्ड पर जाएँ, वेब डेव का डिस्कॉर्ड सर्वर ये रहा, ये रही मेरी डाउट फोरम। यहाँ पर जाके मैं पूछ सकता हूँ। यहाँ मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, हाउ टू सॉर्ट, मैंने बोला सॉर्टिंग इन एरेज। मैंने एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला, हाउ टू सॉर्ट एन एरे ऑफ नंबर्स, व्हाट वाज द इशू विद लव बब्बर भैयाज। ठीक है, तो ऐसे मैंने अपना डाउट क्रिएट कर दिया, मुझे ये डाउट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें बोल दिया कि हम इसको पोस्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसको पोस्ट कर दिया। तो ये मेरा पोस्ट यहाँ पर हो गया। अब जितने मेरे टीएज होंगे, जितने मेरे स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पर इस डाउट का रिप्लाई कर रहे होंगे कि भैया ये इशू था, ये इशू था, कैसे सॉर्ट करते हैं, यहाँ पर मुझे वो बताएंगे, ठीक है। तो अपना डाउट आपको इस प्रकार से क्रिएट करना है, और ऐसे क्रिएट करने से आप उस पर सोल्यूशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बच्चे मजाक कर रहे हैं लिख लिख के, ठीक है। देखो यहाँ पे किसी बच्चे ने लिखा, डोंट वरी डेडिकेटेड वीडियो विल कम
ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार डाउट क्रिएट कर दें और मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। इस सेशन में इतना ही दोस्त, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। बाय, गुड नाइट। डिस्कॉर्ड का यूज़ करना दोस्त, बिल्कुल कम यूज़ कर रहा हूँ आजकल।